हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपको करवा चुका हूं, जिसमें परसेंटेज का जो कंप्लीट बेसिक्स है वो मैंने आपको सब समझा दिया। ठीक है, कि परसेंटेज का हम यूज किस तरह से करते हैं। आज के लेक्चर में मैं बेसिकली 3 तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। एक होगा आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर बेस्ड। जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको करवाऊंगा। फिर मैं आपको कराऊंगा पासिंग मार्क्स वाला, कि आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने 20% मार्क्स सिक्योर करे और फिर भी वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ये बताओ, है ना। अगर उसको पास होने के लिए मान लो 30% मार्क्स चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम क्वेश्चन करेंगे इलेक्शन के ऊपर बेस्ड। इलेक्शन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन तक जो आपको लगते हैं, वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा। और आज के बाद आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हमेशा समझो, तो बेसिक से समझो, ताकि आपको ये ना देखना पड़े कि मैं अलग बुक से अगर प्रैक्टिस करूंगा तो उसके क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये तीनों कॉन्सेप्ट आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन को आप ईजिली सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहला कंसेप्ट बताता हूँ, इसका बेसिक्स बताता हूँ। पहले इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। पहले उससे पहले मैं कल आपको जो टाइप 5 करवाए थे, मैंने टाइप 5 के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, उसके मैं 2 क्वेश्चन और कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद हम जो है अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन मैं कल ऐसे करवा चुका हूँ आपको। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, मतलब दाल है, दाल के प्राइस में 32% का इंक्रीज हो गया। ए पर्सन रिड्यूसेज हिज कंजम्पशन इन सच ए वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय ओनली 10%। अगर देखो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक आए कि उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़े और प्राइस कितना बढ़ गया 32%, तो मुझे बताओ प्राइस तो बढ़ा कितना, 100 से 132 प्राइस। क्वांटिटी, अगर आप खर्चे को सेम रखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि 132 से कितना कर दो, 100 कर दो। लेकिन अब आप कहते हो हम खर्चे को सेम नहीं रखना चाहते, बल्कि कुछ बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हो, 10%, यानी कि 100 से कितना कर दो, 110 कर दो, है ना। तो यानी कि 22 घट गया, क्वांटिटी 22 घट गई, किसके पीछे, 132, यानी 1/6। तो 1/6 यानी 16 एंड 2/3। तो कोई आपसे पूछे तो बताओ कंजम्पशन कितना घट गया, तो आप कह दोगे 16 एंड 2/3 घट गया। 16 एंड 2/3 का मतलब क्या होता है भाई, पहले 6 था तो अब कितना हो गया, 5 है ना भाई। 1/6 माइनस होने का मतलब है पहले अगर 6 था, एक कम हो गया, यानी अब कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो क्वेश्चन आसान बन गया। इफ़ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, यानी प्राइस इंक्रीज होने के बाद ये 150 किलो दाल का यूज करता है। तो बताओ हाउ मच पल्स वॉज कंज्यूम्ड बाय हिम इनिशियली, तो स्टार्टिंग में वो कितना पल्स यूज करता था। तो मुझे बताओ ये जो 150 है ये किसकी वैल्यू है, 25 की, क्योंकि आपको गिवन है कि 150 किलो ये प्राइस हाइक के बाद यूज करता है। तो ये कितना है, इसका 30 गुना। तो यहाँ से इसको 30 गुना करोगे, आपका देखो कितना इजीली आंसर आ गया, 180 kg। तो यानी कि प्राइस बढ़ने से पहले ये 180 किलोग्राम दाल का यूज करता था, ठीक है। तो सिंपल आपको मैंने ये कंसेप्ट समझाया था कि प्राइस अगर मान लो 100 से 132 हो गया और आप खर्चा बढ़ाना चाहते हो 10%, तो बस ये निकाल लो कि क्वांटिटी में कैसा चेंज आएगा। क्वांटिटी आपकी 1/6 कम हो जाएगी, मतलब पहले 6 यूज करते थे, तो अब कितनी यूज करनी पड़ेगी आपको, 5। 5 की वैल्यू आपको 150 की ना, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। और 180 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें कहता है द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, यानी कि चावल का प्राइस जो है ना 35% से कम हो गया। अगर प्राइस कम होएगा तो क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगी। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बोट, अब वही पूछ रखा है कि कितना राइस आप एक्स्ट्रा खरीद पाओगे विद द मनी दैट वॉज सफिशेंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली, यानी आपसे पूछा गया है कि चावल के प्राइस में 35% की कमी आ गई। तो अब पहले वाले पैसे से आप क्या है, पहले 104 किलो राइस खरीद पाते थे, तो अब कितना ज़्यादा खरीद पाओगे, एक्स्ट्रा पूछा है आपसे, है ना। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी, कितना ज़्यादा खरीद पाओगे। तो यानी कि 35% का देखो मतलब क्या होता है, 7/20। कहने का मतलब ये है प्राइस 20 से कम होके कितना हो गया, 13। तो आप कहोगे क्वांटिटी को 13 से क्या कर दो, फिर 20 कर दो। क्यों, खर्चा तो आप पहले जितना करना चाहते हो, ठीक है, खर्चा आप पहले जितना करना चाहते हो, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 13 से 20 हो जाएगी। पहले आप कितना चावल खरीद पाते थे, 104 kg, यानी पहले आप 13 की वैल्यू कितनी, 104, 8 से क्या कर दो, गुणा। अब कितनी खरीद पाते हो, 8 से गुणा करोगे 160, यानी पहले आप 104 kg चावल खरीद पाते थे, तो अब कितना खरीद पाते हो, 160 kg। तो बताओ कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने खरीद ली, 56 kg। 56 kg
एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने खरीद ली और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। प्राइस 20 से 13 होएगा तो क्वांटिटी 13 से 20 हो जाएगी। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 20 की वैल्यू पूछी है। आप दोनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। 13 से 20 आपसे एक्स्ट्रा पूछिए, तो एक्स्ट्रा कितनी है 7। आपको 13 की वैल्यू दे रखी है कितनी 104, मतलब 8 गुना दे रखी है, तो 7 का 8 गुना कितनी हो जाएगी 56। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, किसी भी तरह से निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो 56 kg चावल आप पहले से ज़्यादा खरीद पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ और 2 बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं आपको करवाता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला कॉन्सेप्ट। उसके पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ सारा का सारा, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो टाइप 5 के अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि इनकम होती क्या है। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी कि जितना पैसा हम कमाते हैं उसमें से कुछ खर्च कर देते हैं और कुछ बचा लेते हैं। तो इनकम क्या हुई आपकी, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका, और फिर उसी क्वेश्चन को मैं 3-4 तरीके से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप वही सीख लो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लो एक पर्सन की इनकम जो है, एक पर्सन की इनकम 20% से बढ़ जाती है। पहले जितनी भी इनकम थी वो 20% क्या होगी, बढ़ गई, इंक्रीज होगी 20%। इसके कारण उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, उसने अपने एक्सपेंडिचर भी क्या कर दिए, कुछ इंक्रीज कर दिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो ये तो ऑब्वियस है कि हमारे खर्चे क्या है, कुछ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, थोड़ा हाई हो जाता है। एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गए, लेकिन कितने एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए, मान लो 25% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए, ठीक है। इनकम बढ़ी 20%, खर्चा बढ़ गया आपका 25%। कहता है फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। परसेंटेज चेंज इन सेविंग मतलब कि सेविंग पहले से कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। इफ़ दिस पर्सन, आपको ये गिवन होगा कि ये पर्सन अपने इनकम का कितने % पार्ट खर्च करता है या बचाता है। इफ़ दिस पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, यानी कि आपको ये गिवन है कि ये पर्सन अपनी इनकम का 25% बचाता है और इसकी इनकम क्या होगी, 20% बढ़ गई, खर्चे 25% बढ़ गए। अब बताओ इसकी सेविंग कितने % कम हो गई या ज़्यादा हो गई, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 1। आपको तीनों मेथड समझ आएंगे, ये गारंटी है। मेथड नंबर 1 देखो, आपको ये पता है कि एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग को ऐड कर दो तो क्या निकल जाती है, इनकम निकल जाती है, पता है आप सबको, ठीक है। अब देखो 25% पैसा ये बचाता है, 25% का मतलब सेविंग को आप क्या मान लो, 25 रुपये मान लो, तो एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे 75, ठीक है, और इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 100, ये होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 100 रुपये आप कमाते हो, 25 उसमें से सेव करते हो, तो 75 रुपये क्या आप खर्च करते हो। अब ये 100 मैंने मानना है, आप उसको कितना भी मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, उससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये बात सोच के चलना, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया, मैं इसको क्या करता हूँ, देखो मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर 25% दे रखा है। 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। तो मेरे को इसका 1/4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर में 75 रुपये करता था, तो अब उसका 1/4 बढ़ गया, तो 75 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए आपकी मर्जी है, चाहे 75 मान लो, मैं कहता हूँ डेसिमल से बचने के लिए मैं इसको 4 से, सभी को 4 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फ़र्क थोड़े पड़ गया। अब कितना हो गया, एक्सपेंडिचर 300, सेविंग 100, इनकम कितनी होगी 400। आप चाहे 100 मान के कर लो, चाहे 300 और 100 और 400 मान के कर लो, आंसर पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इतनी बात तो आपके दिमाग में डाल लो आप, ठीक है। बस मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ताकि कैलकुलेशन में फ्रैक्शन का यूज़ ना करूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे कहते हैं ना, वैसे वैसे करते जाओ। इनकम को 20% से बढ़ा दो, पहले कितनी है 400, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी 480, क्योंकि 20% बढ़ेगी 480 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर 25% बढ़ गए। अब मेरे को बताओ 300 का 25% कितना होता है, 75 रुपये होता है। 75 बढ़ेगा तो ये कितनी होगी, 375 होगी, 375 होगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बताओ 480 रुपये आप कमाते हो, उसमें से 375 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बाकी 105 रुपये क्या हो गए, आपने बचा लिए। बाकी 105 रुपये क्या हो गए, बचा लिए। आपसे पूछा है कि सेविंग्स में क्या चेंज आया। सेविंग पहले कितनी करते थे, 100 रुपये, पहले 100 रुपये, और अब कितनी करते हो,
105 रुपये। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो सेविंग पहले 100 थी, अब 105, तो कितने परसेंट बढ़ गई बताओ? 5% बढ़ गई ना। 5% क्या होगी? सेविंग इंक्रीज। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि सेविंग बढ़ गई कितनी? 5%। क्योंकि 100 के पीछे 5 बढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? 5% बढ़ना। ठीक है, तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक मेथड जो आप हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपका इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग आता है, इस मेथड से आप सभी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 वो है एलिगेशन। एलिगेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एलिगेशन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, ना भी पढ़ा होगा तो मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा एलिगेशन। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको ताकि जिन बच्चों को एलिगेशन आता है वो इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाए। ठीक है, एलिगेशन में क्या होता है? ऊपर आप क्या लिखते हो? यहाँ पे एक तरफ एक्सपेंडिचर, एक तरफ सेविंग्स, है ना। और इन एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलके क्या बनती है? इनकम। तो इनकम बीच में आएगी। अब देखो आपको क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा आपका? 25% बढ़ा। सेविंग कितनी बढ़ी हमें नहीं पता, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। इनकम कितनी बढ़ी? 20%, ये 20%। अच्छा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है? सेविंग है 25%, तो एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 75, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 3:1। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं देखो मैं बताता हूँ। आप क्या करते हो? 25 में से 20 घटाते हो तो ये आता है ना, लेकिन 25 में से 20 घटाओगे तो ये 5 आना चाहिए, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 5। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ये 3 यहाँ पे 3 नहीं है, कितना है बल्कि 15, क्योंकि एक जब 5 के इक्वल है मतलब 5 गुना है, तो ये 3 भी तो क्या होगा? 5 गुना होगा ना। ये सिर्फ क्या है? एलिगेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपने 25 में से 20 घटाया था, है ना, यानी कि 25 बड़ा था, तो इसके केस में ये 20 बड़ा होएगा, यानी कि आप 20 में से ये x घटाओगे तभी तो आपका ये 15 आया होगा ना। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और x को आपने क्या माना था कि सेविंग x% बढ़ी है, तो यानी कि सेविंग 5% बढ़ी है, और यही आंसर आ गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर सेविंग घटी होती तो इसका आंसर क्या आता? तो इसका आंसर आता बच्चों नेगेटिव में। अगर ये -5 आ जाता तो हम कहते सेविंग इज रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है, तो ये है, प्लस का भी आंसर आ सकता है, माइनस का भी। तो ये मैंने बता दिया आपको एलिगेशन। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ इसका। ये बहुत अच्छा मेथड है और आप इस मेथड से तो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाओगे। मेथड नंबर 3, जिसको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड जिसके लिए फिट बैठे, वही मेथड यूज करो। ठीक है, मैं इसलिए तीनों मेथड आपको बता रहा हूँ। मेथड 3 में ये है, देखो एक्सपेंडिचर कितने आपके? 75% है। 75% का मतलब सब जानते हैं कितना होता है? 3/4। 3/4 का मतलब है अगर आपकी इनकम 4 है ना, तो आप उसमें से 3 रुपये क्या कर देते हो? खर्च कर देते हो। सबको पता है ये बात तो, है ना। यही मतलब होता है एक्सपेंडिचर 75% का मतलब होता है कि अगर आपकी 4 रुपये इनकम है तो आप उसमें से 3 रुपये खर्च कर रहे हो। इनकम कितनी है टोटल? 4। तो आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और इसके 4 हिस्से कर दो। इसके क्या कर दो? 4 हिस्से कर दो। ये कर दिए। ये ऊपर क्या है? इनकम है आपकी। ऊपर क्या है? इनकम। और नीचे आपके क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स मिला के ही तो इनकम बनती है। ठीक है, इनकम बनती है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इनकम जो है ना वो 20% बढ़ गई। इनकम क्या 20% बढ़ गई, और एक्सपेंडिचर जो है वो 25% बढ़ गए। 25%। तो इनकम जो बढ़ती है वो आप क्या करें? ऊपर लिखा करो। ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से में लिखो आप। कहाँ पे? यहाँ 20% बढ़ गई, 20 बढ़ गई, 20 बढ़ गई, 20 बढ़ गई, यानी कि 4 हिस्से 20 20 20 20 बढ़ गए। टोटल कितना आ गया बताओ? इनका 80 आ गया। इनका टोटल कितना आ गया? 80। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर कितने बढ़ गए? 25%। एक्सपेंडिचर को आप नीचे लिखा करो। एक्सपेंडिचर 25 बढ़ गए, तो ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, और ये भी एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि 3 हिस्से, इस इनकम के टोटल 4 हिस्से, इसमें से 3 क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो ये भी एक्सपेंडिचर, ये भी और ये भी, लेकिन ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या है? सेविंग्स है। ये क्या है? सेविंग्स है। तो मुझे बताओ ऊपर टोटल जितना होता है नीचे भी तो उतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो नीचे टोटल कितना है? देखो 25 25 25 कितना आ गया आपका? 75 आ गया टोटल। टोटल कितना आ गया? 75। लेकिन होना कितना चाहिए? 80। तो 5 कौन आएगा? ये सेविंग्स आएगी ना। 5 कौन आ जाएगा? सेविंग्स की जगह पे 5 आ जाएगा। तो देखो यही 5% आपका क्या आ गया? आंसर। कितना आसान मेथड है ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं कहूँ इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज करूँ को इनकम बढ़ गई आपकी 20% और एक्सपेंडिचर जो है ना आपके बढ़ गए 28%। ये क्या हो गया? आपके 28% बढ़ गए। तो बताओ सेविंग्स में कितना चेंज आएगा? सेविंग्स में आपको क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कितना होगा? वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो वही क्वेश्चन, 4 हिस्से बना दो।
वही क्वेश्चन है ये, बस मैंने इसमें इनकम को उतना बढ़ाया है, एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इनकम 20% बढ़ती है तो ऊपर क्या लिख दो 20, 20, 20 और 20। 3 हिस्से एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है आपकी सेविंग्स है, ये क्या है सेविंग्स है। अब एक्सपेंडिचर कितने बढ़ गए आपके 28, 28, तो 3 जगह आप कितना लिख दो 28, 28, 28। मुझे बताओ ऊपर टोटल कितना है 80 है। ऊपर अगर टोटल 80 है तो नीचे भी टोटल कितना होना चाहिए आपका 80 ही होना चाहिए, ये क्या है मस्ट है ना। अगर ऊपर टोटल 80 है तो नीचे भी 80 होना चाहिए। लेकिन अब बताओ 28 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 दिए तो 84 होते हैं, होना चाहिए 80, ये बैठे हैं कितने 84, तो सेविंग को कितना होना पड़ेगा -4 होना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि 84 में आप कितना जोड़ो कि 80 आ जाए तो आप कहोगे -4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो -4 सेविंग, -4 का मतलब क्या हुआ 4% डिक्रीज हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगी सेविंग डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों देखो ये कितना आसान मेथड है, एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये मेथड 3 है। तो मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड करवाता हूँ, फिर देखना आपको मज़ा आएगा समझने में भी, और आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर लेना, सब जगह ये तीनों मेथड यूजफुल है, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहता है ए पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, ये स्पेंड करता है मतलब खर्चा है इसका कितना 75%, तो सेविंग कितनी होगी 25%। इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%। इनकम बढ़ गई 60%, एक्सपेंडिचर बढ़ गए 70%। तो कहता है हाउ मच परसेंट हिज सेविंग्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। सेविंग्स इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, ये आपको बताएगा नहीं एग्जामिनर, ये आपको खुद देखना है, ठीक है। प्लस का आंसर आएगा तो इंक्रीज और माइनस का आंसर आएगा तो डिक्रीज। तो पहले मैं इसका बताता हूँ आपको मेथड 1, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है हम वो करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखो, प्लस में सेविंग्स और इक्वल टू क्या लिखो इनकम, यही फॉर्मूला होता है इनकम का। अब देखो एक्सपेंडिचर कितने 75, सेविंग कितनी 25, इनकम कितनी 100। अब चाहे तो आप इनको यही वैल्यू मान लो, ठीक है। या आप क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या किया करो, देखो यहाँ तो 60% और 70% है, तो 60% 70% निकालना क्या है ईजी है। अगर आपको फिर भी थोड़ा अजीब लगता है कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वो किसकी वजह से हो सकती है, देखो आपको इनकम 60% बढ़ी है तो इसका 60% तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक्सपेंडिचर 70% बढ़े हैं तो 70% इसका निकालना थोड़ा सा क्या है मुश्किल है, वो पॉइंटों में आ जाएगा, है ना। तो 70% का मतलब क्या होता है 7/10, यानी कि आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ इसको 10 का मल्टीपल मान लो, इसको क्या मान लो 10 का मल्टीपल। अब देखो बन गया, ठीक है। अब इसका 70% निकालोगे ना बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे करते जाओ। देखो 75% इनकम बढ़ गई, 75% इनकम बढ़ी कितनी 60% बढ़ गई तो कितनी होगी नई इनकम 1600 होगी, 1600 होगी। अब एक्सपेंडिचर 70% बढ़ गए, पहले कितने थे 750 तो थे ही, अब इसका 70%, तो 750 का 70% कितना होता है, यही होता है आपका 7 को 5 से करोगे 35 और ये 525, यानी कि 750 पहले था और 525 अब हो गया। अब मुझे बताओ आप सेविंग कितनी बढ़ी या घटी। देखो 750 एक्सपेंडिचर पहले भी था अब भी है ना। ये 1600 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ 1000 और प्लस में 600, मतलब आपकी इनकम तो बढ़ी 600 रुपये लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़े हैं सिर्फ कितने 525 रुपये। तो 75 रुपये क्या होगी आपकी सेविंग बढ़ गई, यानी कि सेविंग 250 तो पहले थी 75 और बढ़ गई। आम बच्चा इसको कैसे करेगा, पहले इन दोनों को जोड़ेगा फिर इन दोनों को 1600 लिखेगा, फिर 1600 में से जोड़ के ये घटाएगा। आप क्यों ऐसा सोचते हो, आपको तो यही देखना है ना कि सेविंग कितनी घटी या बढ़ी है। तो एक्सपेंडिचर पहले 750 थे अब भी 750, 525 रुपये यहाँ मैंने अलग रखा। इनकम 1600 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1000 प्लस में 600, मतलब इनकम बढ़ी आपकी 600 लेकिन खर्चे बढ़े आपके 525। तो एक्स्ट्रा जो 75 रुपीज़ है वो क्या होगी फिर आपकी सेविंग होगी। यानी कि आप कह रहे हो कि 75 रुपीज़ सेविंग बढ़ गई, किसके पीछे, पहले कितनी थी सेविंग 250 इंटू में क्या हो जाएगा 100, 25 आपको इसको 50 पे काट दो और 5 15, तो ये कितनी आ गई आपकी 30%, और प्लस की वैल्यू आई है तो 30% क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो आपकी सेविंग क्या होगी बच्चों 30% इंक्रीज, ठीक है। लेकिन अब मैं कराता हूँ इसको एलिगेशन से। एलिगेशन से तो बहुत ईजिली इसका आंसर आप निकाल सकते हो। देखो एलिगेशन से कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखो सेविंग। एक्सपेंडिचर कितने बढ़े आपके 70%, सेविंग कितने बढ़े x मान लो, इनकम कितनी बढ़ी 60%, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना है 3:1। अब बताओ 70 में से 60 माइनस करोगे, अब 70 में से 60 माइनस करोगे तो 10 आएगा, 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू कितनी 30। यहाँ पे 70 बड़ा है तो यहाँ पे 60 बड़ा होएगा, तो 60 में से आपने x माइनस किए होंगे तभी तो 30 आया होगा ना।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो आपका क्या होगा, सेविंग बढ़ेगी, और माइनस की वैल्यू आएगी तो सेविंग कम होएगी। ठीक है, तीसरा मेथड और करवा देता हूँ मैं एक क्वेश्चन के अंदर, बाकी सभी क्वेश्चनों में आप तीनों मेथड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो देखो आपका एक्सपेंडिचर कितना है 3/4, मतलब इनकम को आप 4 हिस्सों में बांट लो, है ना, इस लाइन को 4 हिस्सों में बांट दो। इनकम कितनी बढ़ी है आपकी 60%, ऊपर लिखो इनकम जो बढ़ती है, ये हो गया, इजीली हो जाएगा। यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग। एक्सपेंडिचर कितने बढ़े आपके 70, तो यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ 70। अब मुझे बताओ इनका सबका टोटल कितना है 240, इन सब का टोटल कितना है 210, लेकिन टोटल तो इक्वल होना चाहिए। तो आप कहोगे जो कमी रहेगी 30 की वो क्या दे दो, सेविंग को दे दो। तो सेविंग देखो कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया बिना कोई कैलकुलेशन करे। तो ये मेथड तो मैं कहता हूँ आप बहुत कम यूज़ करना, या तो ये लाइन वाला मेथड यूज़ करना या फिर एलिगेशन वाला मेथड, क्योंकि इनमें क्या होती है कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही है, ए पर्सन स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 87.5% होता क्या है। आपको पता है कि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है ना। और ये क्या है, अगर आप 100 में से 12.5 घटा दोगे तो 87.5 बचता है ना। तो मतलब कि 87.5 होता क्या है आपका एक्चुअल में 7/8 होता है ना, 7/8 होती है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यानी कि 8 रुपये अगर इसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग की मैं बात करूँ इक्वल टू इनकम, इनकम अगर इसकी 8 है तो 7 रुपये ये खर्च करता है और 1 रुपये बचाता है। ठीक है, मैं 100 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि कोई भी परसेंट वैल्यू मेरे को निकालनी पड़े तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, इनकम बढ़ गई कितनी 59%, इनकम 59 बढ़ गई 59%। तो बताओ इसका 59% कितना होगा। मैं इसको ना 800 को तो अलग ही रखता हूँ, प्लस 59% ऑफ 8 कितना होता है 59 इंटू में 8, 72 और 5 × 8 = 40, 472, यानी कि इनकम 472 रुपये बढ़ेगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए कितने 67 से 67%। तो 67 इंटू 7 करके देखो, 7 चौके 28 और 329 हो गए ना, ये कितने हो गए आपके 49, 4 और 7 से 42 और 4 46, 469। तो 700 तो पहले भी थे और अब कितने बढ़ गए 469। अब आप मेरे को बताओ, पिछले क्वेश्चन की तरह मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, इनकम बढ़ी आपकी 472 रुपये, खर्चे बढ़े सिर्फ कितने 469, यानी कि 3 रुपये आपने क्या कर ली, सेविंग कर ली। सेविंग पहले 100 थी, अब 3 रुपये और बढ़ गई। तो बताओ 100 के पीछे 3 बढ़ गया, तो यानी कि हम यही तो कहते हैं कि 3% क्या होगी, सेविंग इंक्रीज होगी। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। इस मेथड से भी कोई बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि आप अप्रोच कैसे करते हो चीज़ों को। आप 800 को और इसको जोड़ो मत, कभी भी जोड़ने का मतलब ही नहीं है। मेरे को सिर्फ ये मतलब है कि इनकम इतनी बड़ी, एक्सपेंडिचर इतने बड़े, तो 3 रुपये कहाँ गए, 3 रुपये आपने सेव किए होंगे ना, तो 100 के पीछे 3 की सेविंग आपकी बढ़ गई, तो यानी कि 3% बढ़ गई। ठीक है, एलिगेशन से करवा देता हूँ मैं इसको। एलिगेशन से कैसे करोगे, देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन ऊपर क्या लिखो एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखो सेविंग। एक्सपेंडिचर आपके कितने बढ़े 67, सेविंग हमें पता ही नहीं, एक्स मान ली। इनकम कितनी बढ़ी आपकी 59, और इनका रेशियो कितना है आपका, देखो इनकम टोटल कितनी थी 8 में से आप 7 खर्च कर देते हो, तो एक्सपेंडिचर 7 है और ये कितना है 1 है। अब मुझे बताओ आप 67 में से इसको 59 को माइनस करोगे तो ये 8, मतलब 1 की वैल्यू 8 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 56। तो यहाँ पे 67 में से आपने ये माइनस किया होगा, तो यहाँ पे आप 59 में से आपने x माइनस किया तो कितनी आ गई 56। x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी आपकी, देखो 3 आएगी। ठीक है, एलिगेशन से भी आंसर क्या आ रहा है आपका 3। तो दोनों से मैंने आपको करके दिखा दिया सोल्व इस क्वेश्चन को, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी कर लो। इसमें देखो क्या कहता है, 6-7 क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। अब की बार ये 80% पैसा खर्च कर देता है, यानी कि लिख लो साथ साथ में एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और इनकम, यही होता है फॉर्मूला। 80% खर्च करता है, मतलब यहाँ 80, 20% बचाता है, 100% इसकी क्या होगी, इनकम होगी, कोई डाउट नहीं है। इफ़ इज इनकम इंक्रीजेज बाय 12%, इनकम बढ़ गई 12%, और सेविंग्स डिक्रीज, सेविंग डिक्रीज होगी कितने 10% से। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा एक्सपेंडिचर में, मतलब आपको चेंज निकालना है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, आप फिगर को लेके क्या चलोगे, 80, 20, 100 सफिशेंट है या फिर कुछ चेंज करें इसमें। आपको इनकम का क्या निकालना है 12%, 100 का 12% तो आप निकाल ही सकते हो। सेविंग का आपको 10% चाहिए और सेविंग 20 है, 20 का 10% आप निकाल सकते हो। तो मैं 80, 20 और 100 ही मान के चल रहा हूँ, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा, आप इनकम को बढ़ा दो कितना 12%, यानी कि 100 से कितना कर दो 112, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेविंग को डिक्रीज कर दो कितना 10% से, सेविंग 10% कितना होता है 2 रुपये, तो कितनी हो जाएगी 18। मुझे बताओ आपके
112 रुपये आप कमाते हो, उसमें से 18 रुपये आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो बाकी कितना बच गया, 94 रुपये बच गया। बाकी कितना बच गया आपका 94, यानी कि 94 रुपये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। पहले कितना था 80, अब कितना हो गया 94, कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया कितने पे, 80 पे इंटू 100, 4 पे काट दो, सॉरी 20 पे काट दो, 20 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार है ना। 70 को 4 से करोगे यानी कि 35 को 2 से करोगे यानी कि 17.5 आ गया, ठीक है। 17.5% खर्चा क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बढ़ता है, नेगेटिव आती है तो घटता है, तो 17.5% आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर इसको आप एलिगेशन से करना चाहते हो तो एलिगेशन से कर लो, बहुत ईजी है। एलिगेशन से अगर आप करोगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, एक्सपेंडिचर, सेविंग और बीच में इनकम। आपकी इनकम बढ़ी 12%, सेविंग घटी है तो क्या लोगे, माइनस का 10 लोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर का पता ही नहीं है, और एक्सपेंडिचर और इसका रेशियो कितना है, ये 8 है तो ये कितना है, 2 है, तो मैं लिख दूँ 4:1 है ना, 4:1। अब आप मेरे को बताओ क्या करते थे आप कैसे करते हो एलिगेशन के अंदर। ये 12 बड़ा है, बड़े में से छोटी वैल्यू आप क्या करते हो, माइनस करते हो, है ना। यानी कि 12 में से आपने -10 माइनस किया तो 22 आएगा, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 22, तो 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 22/4 यानी 11/2। यहाँ पे 12 की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे x बड़ा होएगा, यानी कि x में से आपने 12 माइनस किया होगा तभी तो आपका 11/2 आया होगा ना, यही तो आया होगा। तो x कितना आ गया, 11/2 प्लस में 12, 12 दूनी 24, 24 और 11 35, 35/2, देखो वही 17.5 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलिगेशन अगर आपको आता है तब भी ये क्वेश्चन ईजी है, और एलिगेशन अभी नहीं आता तो इस बेसिक मेथड का यूज करो, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। ये देखो क्या कहता है, मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम। ये जो अजीब सी कैलकुलेशन आती है ना, 72% है या 69% है, तो इन क्वेश्चंस में एलिगेशन सबसे बेस्ट होता है। क्यों, वैसे आप 72% किसी चीज़ का निकालोगे तो वो निकालना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और एलिगेशन के अंदर हमारे को सिर्फ क्या करनी होती है, प्लस या माइनस करनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अब एलिगेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। एलिगेशन देखो ऐसा तो है नहीं आप एलिगेशन से बच जाओगे, सीखना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी सीखो। 72% ऑफ हर इनकम स्पेंड कर देती है, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो 72 अगर स्पेंड कर देती है तो 28 बचाती है ना। मैं इसको 4 पे कैंसिल कर देता हूँ, मैंने इसको 4 पे कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ, इनकम उसकी इंक्रीज होगी 20% से, तो इनकम बीच में आती है 20% इंक्रीज होगी। सेविंग भी इंक्रीज होगी 15%, सेविंग इंक्रीज होगी 15%। एक्सपेंडिचर पे क्या हुआ, हमने कुछ नहीं पता, हमने मान लिया कि एक्सपेंडिचर x है, ये x% ये बढ़ गया या घट गया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। अब आप 20 में से आपने 15 घटाए होंगे, है ना। 20 में से 15 घटाए होंगे तो कितनी आ गई आपकी वैल्यू, 5, तो यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 18। आप या ऐसे कर लो ना, सीधा सीधा देखो, आपको अगर कन्फ्यूजन है एलिगेशन में तो 20 में से 15 माइनस करते हो आप, है ना। 20 में से 15 माइनस करते हो और x में से आप 20 माइनस करते हो, तभी तो आपको ये रेशियो मिलता है ना 18/7। तो यहाँ से आप बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये 5 7 जा 35, 18 से करोगे 18x माइनस में 360, 18x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 395, x आपका कितना आ जाएगा 395/18। और आपको क्या निकालना, करेक्ट टू 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बढ़ेगा खर्चा, कितना बढ़ेगा, 18 दूनी 36, और 18 दूनी 36 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 2 से 1 कम हो जाएगा, 18 कम 18 17, और 18 को कितने पे करें हम, 9 पे कर दें, 9 पे कर दो, है ना। तो लगभग ये कितना आ जाएगा आपका 20.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, ये नहीं आएगा, कितना आएगा 20.2 आएगा, ठीक है। 20.8 नहीं आएगा, 20.2 कैलकुलेशन कर लेना, फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो बाकी 20.2 आएगा। एलिगेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एलिगेशन आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। इसमें देखो क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इज 5:3। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 5:3 गिवन है। इफ़ द इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, देन द पर्सन सेविंग विल इंक्रीज बाय कितने परसेंट से बढ़ जाएगी, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या एलिगेशन का यूज कर लो, एक्सपेंडिचर सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना है आपका 5:3 है, ये दे रखा है। इनकम बढ़ गई कितनी 20%, यहाँ 20 लिखो। एक्सपेंडिचर बढ़ गए 10, यहाँ 10 लिखो। सेविंग पे क्या असर पड़ा हमें नहीं पता, x मान लिया, ठीक है। तो आप क्या करते हो बताओ, आप ये करते हो, इस देखो यहाँ पे 20 बड़ा है ना 10 के मुकाबले में, तो यहाँ पे x बड़ा होएगा, यहाँ पे x बड़ा, तो x में से आपने 20 माइनस करना है और 20 में से आपने 10 माइनस करना है, और इक्वल आ गया किसके 5/3 के। यही तो करते हो आप। ये कितना आ गया आपका
10 है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 60 इक्वल टू 50, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 110, तो x कितना आ गया 110/3। 36 को 3 से करते हो तो 108, यानी कि 36 सही 2/3%, 36 सही 2/3% आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एलिगेशन बेस्ट मेथड है, मैं कहता हूँ इसका यूज करो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे। तो आप किसी भी बुक से इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करके देख लेना, आपका आंसर फर्स्ट टाइम में ही सही आएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे समझा दिया है कि अब आपको ये क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम करते हैं आज का अपना सेकंड कॉन्सेप्ट। देखो ये तो था आपका इनकम, एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या है ये, ए पर्सन कैन सेव 20% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 25% सेव करता है तो 75% क्या है वो खर्च करता है, इसका मतलब तो यही है ना। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम 20% बढ़ गई, फिर कहता है स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, लेकिन वो सेविंग जो है ना वो पहले जितनी करता है, पहले जितनी का मतलब परसेंटेज में नहीं, सेम अमाउंट उतनी करता है। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे अगर बेसिक मेथड से, एक्सपेंडिचर और सेविंग और प्लस में इनकम। देखो सेविंग कितनी है 25% और एक्सपेंडिचर कितना है 75, इनकम कितनी है 100। अब ये कहता है इसकी इनकम है ना 20% बढ़ गई, 20% बढ़ने का मतलब है ये 120 होगी बढ़ के, लेकिन जो सेविंग है ना उसकी कहता है वो पहले जितनी ही है, सेम अमाउंट है। तो पहले 25 करता था सेविंग, तो अब भी कितनी करता है बच्चों 25। कहने का मतलब ये है जो इसकी इनकम बढ़ी है ना 20 रुपये, उसने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए, उसने अपने खर्चे भी क्या कर दिए 20% बढ़ा दिए, तो 20 बढ़ गए है ना, खर्चे 20 बढ़ गए, पहले कितने थे 75, यही तो आपका आंसर होएगा। कितने परसेंट खर्चे बढ़ गए, 75 से 95 हो गए, तो ऐसे ही करते हो 25 पे काट दो, 80 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 26 सही 2/3%, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो किसी क्वेश्चन के लिए कोई मेथड आपका बेस्ट रहेगा और दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा मेथड बेस्ट रहेगा। तो आप मेथड के प्रति कभी भी मैथ में रिजिड मत होना। अगर आप समझो कि सभी क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से सोल्व करूंगा तो आप भूल जाओ कि मैथ इतना आसान है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको कोई एक मेथड से सोल्व करना सिखा दे। ठीक है, इतना आसान नहीं है मैथ, आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखनी भी पड़ेगी, सोचनी भी पड़ेगी, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी मैथ आपको अच्छे से आएगा। अदरवाइज आप एक बुक लगा लोगे तो दूसरी बुक को जैसे ही सोल्व करने बैठोगे वही टॉपिक, तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने रट्टा मारा हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हम एक ही मेथड से सोल्व करना जानते हैं। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट आपका हो गया खत्म, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। पहले मैं आपको इसका बेसिक्स बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है, हमें एग्ज़ाम में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स चाहिए, है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हम अपनी मर्जी से आइडिया नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि आपको किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए या 50% चाहिए, वो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बच्चे ने स्टूडेंट गोट, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको कि क्या क्वेश्चन है ये, ए स्टूडेंट गोट 21% मार्क्स, उसके 21% मार्क्स आए एंड फेल्ड बाय, और वो फेल होएगा फिर कन्फर्म है ना, एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स, यानी कि उस बच्चे के 21% मार्क्स आ गए और वो 60 नंबर से फेल हो गया। देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका पेपर कितने नंबर का था, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ये पूछा गया आपसे। तो अब बताओ आप इसको कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। ओरल क्वेश्चन है ये, तो आप समझ जाओ, है ना, कि अपने को कॉपी पेन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है नेक्स्ट टाइम से। देखो आपको चाहिए 33% मार्क्स, लेकिन आपने लिए कितने 21% मार्क्स। आप मुझे बताओ परसेंटेज की मैं अगर बात करूं तो आपने कितने परसेंट मार्क्स कम लिए, 12%। क्यों? क्योंकि 33 चाहिए थे, आपने तो 21 ही लिए हैं, तो 12% आपने कम लिए हैं। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये 12% है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो ये 12% बैठते हैं कितने 60, 12% क्या होते हैं 60। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500, और 100% को ही क्या बोलते हैं हम, टोटल मार्क्स बोलते हैं एग्जामिनेशन के। टोटल मार्क्स बोल दो या मैक्सिमम मार्क्स बोल दो, है ना। मैक्सिमम, जैसे पूरा आपका पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है, उसमें से आपके 80 आए तो ये तो क्या होते हैं आपके टोटल मार्क्स होते हैं ना, या इसको क्या बोलते हैं हम मैक्सिमम मार्क्स। एग्जाम में लिखा होता है ना कॉर्नर में MM 100, इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं 100 है। ठीक है, तो आपको हमेशा टोटल जो मार्क्स होते हैं याद रखना, आज के बाद टोटल मार्क्स हमेशा क्या होते हैं 100% होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको टोटल मार्क्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप 100% की वैल्यू निकाल दो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है आपका। अब देखो
अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूँ, लैंग्वेज थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, वही 33%। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने 21% मार्क्स लिए और वो 60 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। अब की बार मैं कहता हूँ ही ऑब्टेन्ड या ही गोट 100 मार्क्स, 100 मार्क्स उसने लिए एंड फेल्ड बाय 32 marks and failed by 32 marks. Find the total marks of the examination. Find the total marks of the examination की पेपर कितने नंबर का था, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो अब आप बताओ कैसे करोगे। आप खुद सोच के देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि उसने 100 नंबर तो ले लिए है ना, 100 नंबर ले लिए और फिर भी वो फेल हो गया कितने नंबर से, 32 नंबर से। तो क्लियर कट बात है कि 100 उसने ले लिए और 32 से फेल हो गया, यानी कि उसको कितने चाहिए थे पास होने के लिए, उसको कितने चाहिए थे। तो आपको पता लग गया 132 चाहिए थे उसको, तो है ना, 100 नंबर आपने लिए, 32 से फेल हो गए, मतलब आपको 132 चाहिए थे। और 132 तो एब्सोल्यूट मार्क्स है, परसेंटेज में कितने चाहिए थे आपको, 33%, यानी कि 33% की वैल्यू ही तो 132 है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। आपको यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताओ कितने मार्क्स का टोटल पेपर था, तो आप कह दोगे पूरा का पूरा पेपर 400 नंबर का था, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। तो अब मैं आपको 4-5 तरह के क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें आपको बिल्कुल ये फंडा क्लियर हो जाएगा। और एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन कहीं से भी आप उठा लेना, आप 100% उसको पहली बार में सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 33 हैज़ टू ऑब्टेन, उसको ऑब्टेन करने हैं 33% मार्क्स टू पास होने के लिए उसको 33% मार्क्स चाहिए। ही गोट 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, उसने 25 ही लिए 25% और 40 नंबर से फेल हो गया। आपको टोटल मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो बताओ 33 चाहिए थे, लिए उसने 25, तो कितने नंबर से फेल होना चाहिए, वो 8% से। और 8% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40। तो बच्चा भी बता देगा कि 1% की वैल्यू है 5 और 100% की वैल्यू कितनी है, 500। और 100% को ही मैंने क्या बताया था, टोटल मार्क्स होते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 500 है, ठीक है। तो मैंने एक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। इसमें देखो क्या कहता है, ए बॉय गेट्स 20% ऑफ द मार्क्स, ए बॉय हु गेट्स 25% ऑफ मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, एक लड़के ने 20% मार्क्स लिए और वो 30 नंबर से फेल हो गया। तो मुझे बताओ उसको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए कितने थे, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए थे। आप कहोगे 20% तो उसने लिए है ना, और 30 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 30 नंबर फालतू ले लेता तो ये उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाते, मतलब कि कम से कम उसको इतने मार्क्स चाहिए थे, कितने, 20% प्लस में 30। क्यों, क्योंकि 30 नंबर से फेल हुआ है, इसका मतलब अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो ये क्या है, उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स है। बट अनदर बॉय, अब दूसरा लड़का, उसी क्लास का एक दूसरा लड़का, उसने 32% मार्क्स लिए एंड गोट 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, उसने क्या है 32% मार्क्स लिए, लेकिन उसके नंबर जो है ना, जितने पासिंग मार्क्स थे ना उससे 42 क्या है, ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ इस बच्चे के केस में पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। उसने 32% नंबर लिए हैं, है ना, 32% नंबर लिए हैं, लेकिन ये मिनिमम पासिंग मार्क्स से 42 ज़्यादा है। तो मतलब इसमें से मैं अगर ये 42 नंबर कम भी ले लेता ये बच्चा तो भी ये पास हो जाता। आप यही मतलब समझोगे, 32% से 42 नंबर इस बच्चे के कम आ जाते तब भी ये पास होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों बच्चे एक ही क्लास के हैं। तो ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है और ये भी क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, देखो कितना आ गया, 12%, यानी कि परसेंट वाले में से आपको परसेंट माइनस करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू में से एब्सोल्यूट, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो 12% आपका कितना आ जाएगा, 72। तो 1% कितना आ जाएगा, 6। 100% कितना आ गया, 600। तो यानी कि पूरा पेपर कितने नंबर का था, 600 नंबर का। तो बस मेरे को यही समझाना था। एक बच्चे ने 20% मार्क्स लिए, एक ने 32% मार्क्स लिए, इसने क्या है 30 मार्क्स कम लिए हैं और इसने 42 मार्क्स क्या है ज़्यादा लिए हैं। इनकी परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, देखो 12% का, और इनके मार्क्स में कितना डिफरेंस है, कितने डिफरेंस है, 72, क्योंकि एक ने 42 ज़्यादा लिए हैं और एक ने 30 कम लिए हैं, तो 72 का डिफरेंस आ गया ना। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कितनी आसानी से। तो सोचना आपके ऊपर बात है, मैंने आपको समझा दिया है कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। दोनों के पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर दो, मिनिमम पासिंग मार्क्स को, और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया आपको। इसमें कहता है ए कैंडिडेट हु स्कोर्स 30%
फेल्स बाय 5 मार्क्स, एज इट इज़ क्वेश्चन है पीछे वाला। इसमें कहता है जो 30% मार्क्स स्कोर करता है वो 5 नंबर से फेल हो गया। वही बात आ गई, उसको चाहिए कितने थे फिर, 30% प्लस में 5 चाहिए थे। दूसरा कैंडिडेट जो स्कोर करता है 40%, वो 10 मार्क्स उसके क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स से। तो मतलब इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर निकालें तो 40% में से अगर ये 10 कम भी ले लेता तो भी ये पास होता। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना, 10%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 15। तो 10% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी, 150। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछा जाता तो आंसर आ गया आपका 150, यानी कि 150 नंबर का पेपर था। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड दी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास होने के लिए आपको कितने परसेंट मार्क्स, कितने मार्क्स चाहिए, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बताओ, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है और ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, दोनों में से 10% की वैल्यू 15 है, किसी एक में रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर 10% 15 है तो 30% कितना होगा, 3 गुना, यानी कि 45। लेकिन पासिंग मार्क्स तो कितने हैं, 30% प्लस में 5, यानी 45 प्लस में 5, 50, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 50। आप यहाँ पुट कर दो, 40% माइनस 10 कर दो, इससे भी एक ही बात आएगी। देखो 10% की वैल्यू कितनी है, 15, तो 40% की वैल्यू कितनी आएगी, 60। 60 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 50। यही 50 यहाँ से आना है, यही 50 यहाँ से आना है, ठीक है, बात एक ही है। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ABC scored 28%, 36% एंड 53% इन एन एग्जामिनेशन। पहले हम लिख लेते हैं कि इसने लिए 28% मार्क्स, इसने लिए 36% मार्क्स और इसने लिए 53% मार्क्स। ये अपने को गिवन है। B एंड C पास्ड द एग्जामिनेशन, B और C तो उस एग्जाम में पास हो गए, बट A फेल्ड, A क्या हो गया, फेल हो गया। ये कंडीशन आपको गिवन है। वन ऑफ देम पास्ड बाय 33 मार्क्स। देखो इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ मैं कि उनमें से एक, यानी कि पास तो कौन हुए, बी और सी, तो बी और सी में से एक बच्चा 33 मार्क्स से पास हो गया। 33 मार्क्स से यहाँ पे पास होने का मतलब ये होता है कि जितने मिनिमम मार्क्स चाहिए थे ना उसको पास होने के लिए, उससे 33 मार्क्स उसने ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ही फेल्ड बाय 10 मार्क्स, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसने मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम लिए हैं। तो पास्ड बाय 33 मार्क्स का मतलब है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 33 नंबर उसने ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। उनमें से एक बच्चा मिनिमम पासिंग मार्क्स से 33 नंबर ज़्यादा लेता है, ये कंडीशन आपको गिवन है। एंड ए फेल्ड बाय 17 मार्क्स, और ए फेल हो गया कितने से, 17 मार्क्स से। व्हाट इज़ द पास मार्क इन द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। ए के नंबर 17 क्या आए हैं, कम आए हैं, है ना, ए के 17 कम आए हैं, और उनमें से बी और सी में से एक के 33 क्या आए हैं, ज़्यादा आए हैं। आप ये करो, देखो बी और सी में से कोई एक पास हुआ है ना, किससे, 33 नंबर से, मतलब उसने मिनिमम से 33 नंबर ज़्यादा लिए हैं। अगर मैं वो 33 नंबर ये मान लूँ कि बी ने लिए हैं ज़्यादा, यानी कि बी पास हुआ है 33 से, तो ये तो 100% पास होगा ही होगा, क्योंकि जब बी के नंबर तो इससे कम है, तो उस एग्जामिनेशन में बी पास हो गया तो सी तो 100% पास होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सी के नंबर तो बहुत ज़्यादा है इससे, है ना। मैं कहता हूँ इसने पास होने से 33 नंबर क्या लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं, और इसने 17 नंबर क्या लिए हैं, कम लिए हैं। तो मुझे बताओ इनकी परसेंटेज में तो कितना डिफरेंस है, आप कहोगे 8 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, इसने 33 ज़्यादा लिए, इसने 17 कम लिए, तो डिफरेंस कितना आ गया, 50 का। डिफरेंस कितना आया बच्चों, 50 का, 50 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ से, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पास मार्क्स, कि पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, तो दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। देखो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए मेरे को बताओ, यहाँ से 28% इसने लिए और 17 नंबर से फेल हो गया, तो यानी कि पहले 28% की वैल्यू निकाल लो और फिर 17 जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। 4 की वैल्यू 50, 8 की वैल्यू 50 है, इसका हाफ कर दो। हाफ क्यों किया, क्योंकि मैं 4 से सीधा 28 पे निकाल सकता हूँ, है ना, 7 गुना है इसका, तो 25 का 7 गुना कितना होता है, 175। अब ए ने 28% नंबर लिए थे, मतलब 175 नंबर लिए होंगे, और 17 नंबर से वो फेल भी हो गया, तो पासिंग मार्क्स बताओ कितने थे आपके, आपके पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 175 प्लस में 17, 192 नंबर उनको चाहिए थे पास होने के लिए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था कि बी ने 33 नंबर ज़्यादा लिए पास होने से, है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस 8% और यहाँ पे डिफरेंस 50। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली 28% की और 17 नंबर जोड़ दिए, तो क्या हो गया, अपने 192 नंबर चाहिए थे उनको पास होने के लिए। लेकिन अब आप सोचोगे कि हमने ऐसा ही क्यों माना कि बी ने लिए हैं 33 नंबर ज़्यादा, हम सी के भी तो मान सकते थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगर सी के मानते तो क्या होता। वही क्वेश्चन में दोबारा लिखता हूँ, है ना, 28%,
36 पर मन में डाउट मत रखो, जो भी डाउट हो फिर उसको क्लैरिफाई कर लो साथ साथ में, है ना। मैंने मान लिया कि इसके नंबर क्या आए हैं, 17 नंबर कम आए हैं, ए के 17 नंबर कम आए हैं, बात है इन दोनों में से, है ना। मैं कहता हूँ इसके 33 नंबर क्या आगे बच्चों, ज़्यादा आगे, इसके 33 नंबर ज़्यादा आगे। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 25% का। परसेंटेज में तो डिफरेंस है 25 का, और मार्क्स में डिफरेंस कितने का है, 50 का। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 1% की वैल्यू 2 आ गई, तो मुझे आप ये बताओ ए ने कितने नंबर लिए, ए ने कितने नंबर लिए, 28% यानी कि 56 नंबर लिए, और वो 17 नंबर से क्या हुआ था, फेल भी हुआ था, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 73 होने चाहिए। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 73। लेकिन मेरे को बताओ बी ने तो 36% नंबर लिए हैं, और 1% की वैल्यू 2, तो बी के नंबर तो कितने हैं, 72। और आप यहाँ से कह रहे हो कि पास होने के लिए कम से कम कितने चाहिए आपको, 73। तो इस हिसाब से तो बी क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि बी एंड सी पास्ड दी एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 33 मार्क्स आप फालतू मानोगे ना, वो बी के मानोगे, सी के नहीं मानोगे, क्योंकि सी के मानोगे तो ये क्वेश्चन फिर सोल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो फेल हो जाएगी। आपने कहा कि बी और सी दोनों पास होते हैं, और यहाँ आपने बी को क्या कर दिया, फेल कर दिया, तो क्वेश्चन वाली कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं करवाई ना। इसका मतलब आप बी के 33 मार्क्स ज़्यादा मानोगे, और इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये आपके जो है ना पासिंग मार्क्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए घुमा फिरा के, आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों बेस्ड ऑन इलेक्शंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं कहता हूँ मोर देन 95% बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और प्रॉब्लम आने का कारण सिर्फ एक ही है, वो क्वेश्चंस को आज तक बेसिक मेथड से समझ ही नहीं पाए हैं कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करें, बच्चे ज़्यादातर ये नहीं समझ पाते। लेकिन मैं कहता हूँ इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन आपको आज के बाद मुश्किल नहीं लगने वाला। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, कि होता क्या है, मतलब आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करोगे, क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व करने का मेथड क्या होता है। पहले देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो हम सिर्फ 2 ही कैंडिडेट की बात करके चलते हैं, है ना। पेपर में जो आपसे लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 कैंडिडेट का पूछा जाता है। मैं कहता हूँ एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है। आप कॉलेज का इलेक्शन मान लो कि कॉलेज के अंदर एक इलेक्शन है, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए, ए और बी। ए को जो है ना टोटल वोट्स का 60% मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा बताओ, 40%, क्योंकि कैंडिडेट 2 ही है ना, कंटेस्टेंट कितने हैं, 2 है। तो 40% अगर बी को मिला तो 60% किसको मिलेगा, ए को। ये तो क्लियर है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, ए जीतेगा। कितने वोट से जीतेगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ए वन द इलेक्शन बाय 1000 वोट्स, वो 1000 वोट से जीत गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि कॉलेज में कुल कितने बच्चों ने वोट डाले, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, कुल कितने बच्चों ने वोट डाले। तो अब आप मेरे को बताओ, इसने अगर 60% वोट लिए, इसने अगर 40% वोट लिए, तो ए परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट से जीता, 20% से जीता। अगर परसेंटेज की हम बात करें तो आप कहोगे कि ए 20% से जीत गया। और हम अगर वोटों की बात करें तो वो कितने से जीता था, 1000 से। तो 20% की वैल्यू कितनी, 1000। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी, कितनी, 5000। टोटल वोट्स का मतलब क्या होता है, हमेशा 100%। जैसे टोटल मार्क्स 100%, तो टोटल वोट्स भी कितने, 100%। तो यानी कि कॉलेज में कुल 5000 बच्चों ने वोट डाला था, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, कि दोनों के आप वोट लिख लो 60-40, तो ए जीता कितने, 20% से, और वोट कितने हैं जो जिनसे वो जीता, 1000। तो 20% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू 5000, और यही आपके क्या है बच्चों, टोटल वोट्स है। यही क्या है, टोटल वोट्स। लेकिन एग्जाम में आपको भी पता है कि इतना आसान क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, है ना, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना ईजी क्वेश्चन। बट आपको बेस समझाने के लिए ये क्वेश्चन मेरे को करवाना जरूरी था। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, देखो मैं आपको सारी कंडीशन बताता हूँ। एक तो होते हैं टोटल वोटर्स, एक तो क्या होते हैं आपके टोटल वोटर्स, टोटल वोटर्स बोल लो इनको, या रजिस्टर्ड वोटर बोल लो, कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना, रजिस्टर्ड वोटर्स बोल लो, या इनको बोल लो नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, कि जो किसी एरिया की वोटिंग लिस्ट बनी हुई है उसमें टोटल कितने वोटर्स क्या है, एनरोल्ड किए हुए हैं। तो ये एक ही बात है इन सब का मतलब। तो आपसे टोटल वोटर पूछे, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर पूछे, या नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट पूछे, तो सबका मतलब एक ही है, क्या, 100%, ठीक है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट है।
दूसरा कंसेप्ट है, अब आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे के सारे बंदे वोट डालने जाते हैं, उनमें से कुछ परसेंट कैंडिडेट क्या है वोट अपना नहीं डालते। तो मैं मानता हूं कि मान लो 10% वोटर्स, ये आपको लैंग्वेज लिखी मिलेगी क्वेश्चन में, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको सब चीज़ों का मतलब पता लगे कि ये 10% लोग कौन से हैं, है ना। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, उन्होंने अपने वोट नहीं डाले। इसका मतलब क्या हुआ, 100% में से 10% को हटा दो, 90% लोगों ने अपने वोट डाले, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन बताता हूँ। अब जो वोट डाले जाते हैं उनमें से कुछ वोट क्या होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड होने के कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। उसका वोट क्या है, फेक वोट है, या एक पर्सन ने 2 बार वोट डाल दिया, आप कुछ भी मान लो, बस आपको ये कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में कि इतने परसेंट वोट क्या है, इनवैलिड है। मैं मान लेता हूँ कि वो भी क्या है, 10% है। 10% ऑफ दी वोट्स कास्टेड, वोट्स कास्टेड का मतलब है जो वोट डाले गए हैं उनका 10% क्या है, इनवैलिड है। दीज वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया, ठीक है। आप ये मत समझना कि 10% टोटल वोट्स का, आप मुझे बताओ जितने वोट डाले जाएंगे उसका ही तो इनवैलिड घोषित किया जाएगा ना, उनमें से तो कुछ इनवैलिड घोषित किए जाएंगे। जिन लोगों ने वोट ही नहीं डाले तो उनका तो वैलिड इनवैलिड से कोई चक्कर ही नहीं है। तो जितने वोट डाले गए उसमें से 10% वोट्स क्या हो गए बच्चों, इनवैलिड हो गए। अब मुझे बताओ चौथी कंडीशन क्या बचेगी, वो बचेगी वैलिड वोट्स। वो क्या बचेगी, वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स की मेरे को बता दो बस, आपकी परसेंटेज कितनी बच गई, कि कितने टोटल वोट थे और उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, और जिन्होंने वोट डाले, इन्होंने वोट डाले तो कितने हुए आपके, 10% लोगों ने क्या कर दिए, वोट नहीं डाले, और 10% वोट क्या है, इनवैलिड हो गए। तो मेरे को वैलिड वोट बताओ। मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको। टोटल वोट्स मान लो आपके कितने थे, 100 थे। टोटल वोट्स कितने थे बच्चों, 100। इसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% मतलब 10, 90 लोगों ने वोट डाले, 90 लोगों ने वोट डाले। इनमें से 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड। 90 का 10% कितना होता है, 9। तो यानी कि 81% वोट्स जो है वो क्या है, आपके वैलिड है। तो यहाँ तक कैलकुलेशन समझ आ गई। वैलिड वोट्स कितने हैं, 81% है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वैलिड वोट्स का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैलिड वोट कितने होंगे आपके, 81% है, ठीक है। अब आप सोचो इन वैलिड वोट्स का कुछ हिस्सा किसको मिलेगा, ए को, और कुछ हिस्सा किसको मिलेगा, बी को। समझ गए, कुछ हिस्सा ए को मिल जाएगा, कुछ हिस्सा बी को मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए को मान लो कितना मिला, 60%। ए को कितना मिला बच्चों, 60% वोट इनका वैलिड वोट का, है ना। और बी को कितना मिला, 40% वोट। और ए जीतेगा, ए जीतेगा ये तो कन्फर्म है। और आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा ए वन द इलेक्शन, ए वन द इलेक्शन बाय, मान लो मैं कहता हूँ 1620 वोट्स। ए 1620 वोट से जीत गया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड टोटल, मैं और भी तरीके बताऊंगा, ये तो मैं सिर्फ बेस बना रहा हूँ आपका, है ना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, बताओ टोटल कितने वोटर थे वोटिंग लिस्ट के अंदर, टोटल वोटर बताने हैं आपको, ठीक है। तो आप बताओ 81% आपके क्या है, वैलिड वोट है ना। 81% क्या है आपके, वैलिड वोट है। इनका 60% ए को मिला, 40% बी को मिला। तो ए इलेक्शन जीत गया, कितने परसेंट से जीत गया ए इलेक्शन, 20% से जीत गया। कितने से जीत गया, 20% से। ये 20% किसका है, सिर्फ वैलिड वोट का है, टोटल वोट का अब इस क्वेश्चन से नामो निशान खत्म हो गया, है ना। हम वैलिड वोट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि वैलिड वोट का 20% ज़्यादा मिला है किसको, ए को। अब 20% किसका, 20% बताओ, 81% का, 81% का, है ना। क्या हो गया, 1620 हो गया। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, 100% की निकालनी है। आप ऐसा करो ना, आप टोटल वोटर को 100x मान लो, क्या मान लो, 100x मान लो। तो 20% का मतलब होता है 1/5, ये फिर क्या हो जाएगा, 81x हो जाएगा। क्योंकि 100x का 81% क्या होता है, 81x होता है। ये 1620, तो यहाँ से देखो ये 2 पे कट गया, 20 पे कट जाएगा, 20 पंजे 100, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। टोटल वोटर कितने माने थे आपने, 100x, तो कितने हो जाएंगे, 10,000। यानी कि पूरे वोटिंग लिस्ट में 10,000 लोग इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10,000। एक तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड है ये, लेकिन सिंपल सी बात है, ये मेथड आपको क्या लगा होगा, मुश्किल लगा होगा, ठीक है। अब मैं इसी को ईजी वे में आपको बताता हूँ कि आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पे टोटल वोटर्स आपके कितने मान लो, आप x मान लो, टोटल वोटर्स को कुछ भी मान लो, 100x मान लो, x मान लो, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100x इसलिए मानता हूँ मैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। टोटल वोटर्स x थे, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। और फिर जिन 90% ने वोट डाला उसका 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। 10% क्या हो गया आपका,
इनवैलिड हो गया, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आप मुझे बताओ वैलिड वोट कैसे निकालोगे। टोटल वोट कितने थे x, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने ने वोट डाला 90%, तो इतने लोगों ने वोट डाला यानी कि इतने वोट डाले गए, ठीक है। इनमें से 10% क्या है इनवैलिड, तो वैलिड कितने हुए 90%, यानी कि जितने वोट डाले गए उसका 90% क्या है वैलिड। तो ये चीज़ क्या आ गई आपकी वैलिड वोट आ गई, क्या ये चीज़ क्या आ गई आपकी वैलिड वोट्स आ गई। क्यों, टोटल में से 90 लोगों ने वोट डाला 90% ने, और उसका 90% क्या है वैलिड है, तो इतने वोट्स क्या है आपके वैलिड है। अब इन वैलिड वोट्स के दो हिस्से कर दो, एक ए को दे दो एक बी को। ए को कितने मिले 60% और बी को कितने मिले 40%। ए जीत गया कितने से 20% से, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और कितने से जीत गया ये एक 1620 वोटों से जीत गया है ना, 1620 दे रखा है क्वेश्चन में। तो बताओ टोटल वोट कितने हैं, तो बताओ ये 1/5 जो है वो इन टोटल वोट का ही तो है ना, ये क्या है वैलिड वोट है, तो वैलिड वोट का 1/5 उसको ज़्यादा मिला है, यानी कि आप कह दोगे कि 1/5 ऑफ x इंटू ये क्या होता है आपका 9/10, और ये 9/10 और इक्वल टू कितना है आपका 1620। तो देखो 9 को 9 से करोगे 81 और ये 20 पे कट जाएगा है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा x इक्वल टू 20, और ये 100 गुना में 5 500, तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। तो देखो यहाँ से भी आपका कितना इजीली आंसर आ जाएगा है ना। आप ऐसे भी मान सकते हो क्वेश्चंस को। एक मेथड ये भी है कि टोटल वोट आप मान लो x, उसमें से 90% लोगों ने वोट डाला यानी कि 9/10, उसमें से भी 10% क्या है इनवैलिड है, तो हमें वैलिड से मतलब है। वैलिड कितने होंगे फिर 90%। 90% को चाहे आप 90/100 लिखो चाहे 9/10 लिखो, बात तो एक ही है। अब इस जो ये वैलिड वोट आ गया ना, इसका कुछ हिस्सा ए ले गया कुछ हिस्सा बी ले गया। कितने वोटों से जीत गया 20% से, कितने वोट है 1620, तो मतलब इस वैल्यू का 20% ही तो किसके इक्वल है 1620 के इक्वल है ना। तो बस इस वैल्यू का 20% यानी कि 1/5 ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू 1620, तो यहाँ से आप x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ऐसे भी कर सकते हो आप, तो बिल्कुल आसान है। अब मेथड 3 देख लो कि थर्ड मेथड कौन सा है, आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसको अडोप्ट करना, ठीक है। टोटल वोट्स को मान लिया मैंने कितना 100x, मैं 100 इसलिए मानता हूँ ताकि फ्रैक्शनल या डेसिमल की वैल्यू क्या है कम से कम आए क्वेश्चन के अंदर। टोटल वोट्स मैंने 100 मान लिए, इसमें से 10x क्या हो गए आपके डिड नॉट कास्ट वाले जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो 90x लोगों ने वोट डाला, ठीक है। उसमें से भी 10%, 90x का 10% कितना होता है 9x, ये क्या हो गया आपके इनवैलिड। वैलिड कितने बच गए 81x, मैंने आपको बताया था ये क्या बच जाते हैं आपके 81% वोट वैलिड। अब इस वैलिड वोट का 60% ए को मिल गया और बी को कितना मिल गया 40%, तो ए जीत गया कितने से 20% से, और 20% किसके इक्वल है आपका 1620, लेकिन 20% किसका वैलिड वोट का ही ना। वैलिड वोट कितना है 81x, 81x इज इक्वल टू दिस। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल इजीली, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है जो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 81 ये 20 पे x कितना आ गया आपका 100, लेकिन टोटल वोट तो आपने कितने माने थे 100x, तो 100x कितना आ जाएगा 2 जीरो और लगा दो इसके आगे, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, और एक मैंने पहले जो आपको बताया था वो भी है। आप तीनों में से कोई भी मेथड का यूज कर लेना, क्वेश्चन आपका 100% सोल्व होने वाला है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और उनको हम इजीली कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, इन एन इलेक्शन, ये मैंने पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लिए हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, 2 कैंडिडेट है ए और बी, उनके बीच में एक इलेक्शन हुआ, ए को मिले 60% वोट, तो बाकी 40% किसको मिले होंगे बी को मिले होंगे ऑफ द टोटल वोट्स, एंड विन्स बाय 14,000 वोट, और ये 14,000 वोट से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो देखो ए को मिले कितने 60% वोट, तो ऑब्वियस है कि बी को कितने मिले होंगे 40% वोट्स मिले होंगे। इनमें डिफरेंस कितने गए 20%, यानी कि ए जीत गया कितने से 20% वोट से। 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 14,000, तो बताओ टोटल वोट्स कितने होते हैं 100%, इसका 5 गुना 14,000 का 5 गुना कितना होता है 70,000, तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे आपके 70,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% वोट्स विन्स बाय 476 वोट, यानी कि जिस कैंडिडेट को 84% वोट्स मिले हैं वो 476 वोट से जीत गया, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। सेम क्वेश्चन है, ए मान लो इस कैंडिडेट को ए को मिले 84%, तो बी को कितने मिले होंगे बाकी के 16%, ए जीत गया यहाँ से कितने वोट से जीत गया बताओ परसेंटेज के अंदर 86 और ये 68 हो गया शायद है ना 68%, और 68% की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 476, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी 476/68, 17 पे काट दो इसको,
17 पे काट दो तो 17 दूनी और 17 8 136, मतलब 7 आ गई है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपसे टोटल पूछे हैं तो टोटल कितने होते हैं? 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 700। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे आपके। इसमें कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी ए गोट 38% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। जितने वोट गिरे उसका 38% मिला ए को, और बाकी किसको मिला होगा? फिर बी को। अब की बार हमने ए को हरा दिया, ए कितना है? 38% ले गया, तो बी को कितने मिले होंगे? 62%। तो बताओ ए कितने वोटों से हार गया? 24% से, और 24% की वोट वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 7200 है ना। ये क्या है? 7200। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 300। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। और आपसे यही तो क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो यहाँ पे तो वैलिड ही है सारे के सारे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है कि कोई वोट इनवैलिड है, तो इसका मतलब सारे के सारे वोट्स हम क्या मानेंगे? वैलिड मानेंगे। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन बेस्ड थे बिल्कुल बेसिक के ऊपर, जो सब बच्चों को समझ आ गए होंगे। अब हम करेंगे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में इतने ईजी लेवल मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, है ना, किसी भी एग्जाम में, बट बेस बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन करने जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, 2 कैंडिडेट्स, पढ़ो इस क्वेश्चन को। 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जो भी टोटल वोटर थे ना, उनमें से 5% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला। इसका मतलब वोट कितने ने डाला? सिर्फ 95% ने। सिर्फ कितने ने डाला? 95% लोगों ने वोट डाला। ए गोट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टोटल वोट्स, जितने भी टोटल वोट्स थे ना, उसका 48% किसको मिला है? ए को मिला है। ठीक है, टोटल, ये वैलिड वोट की बात नहीं कर रहे, ये हम उन वोट की बात नहीं कर रहे जिन्होंने डाला है। जितने भी टोटल वोट थे उसका 48% किसको मिल गया? ए को मिल गया। और बाकी फिर किसको मिला? बी को। और वो ए जीत गया कितने वोटों से? 1500 वोट से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। मुझे बताओ, टोटल वोट्स जो होते हैं ना, वो 100% होते हैं। ठीक है, 100% होते हैं, नो डाउट। इसमें से कुछ लोगों ने तो वोट नहीं डाला, वो कितने लोग हैं? 5%। कुछ ए को मिल गए, कुछ बी को मिल गए। ए को कितने मिल गए? 48%। तो मुझे बताओ, 48 और 5 53, तो 100 में से ये 53 गए, कितने बच गए? 47। तो 47% वोट किसको मिले होंगे? ऑब्वियस है, बी को मिले होंगे। तो बताओ ए को कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिले? 1%। और इस 1% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल कितने वोटर्स है उस वोटिंग लिस्ट में, तो आप कह दोगे 1.5 लाख वोटर्स है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या कहता है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या है इसमें। ए एंड बी कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 10% ऑफ दी वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, एंड 10% ऑफ दी कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब यहाँ पे इनवैलिड का भी चक्कर आ गया है ना। 10% लोगों ने तो वोट नहीं डाले, और जो वोट डले उसमें से भी 10% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। ए गोट 55। देखो यहाँ पे अब ये लाइन जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्टार्ट होती है। यहाँ इसके बाद की लैंग्वेज को जिन बच्चों ने समझ लिया ना, उनका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और इससे आगे अगर आपने लैंग्वेज समझने में जरा सी भी गलती करी, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए गोट 54%, ए को 54% तो मिले, किसके मिले? एक तो क्वेश्चन में गिवन होगा ऑफ दी वैलिड वोट्स, और एक क्वेश्चन में गिवन होगा ऑफ दी टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का मतलब जितने भी वोट डाले गए हैं उसका 54%, और ऑफ दी वैलिड वोट्स का मतलब 50, जितने वोट डाले गए थे उसमें से इनवैलिड हटा दो, बाकी जो वैलिड बच गए उसका 54%। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया। यहाँ पे आप पढ़ना है आपने, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा, ए गोट 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वन बाय 1620 वोट्स। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। पहले आप ये मान लो कि टोटल वोटर्स कितने हैं? एक्स है। टोटल वोटर कितने हैं? एक्स। मैं बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। अब मुझे बताओ, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले? 90% लोगों ने। और x का 90% क्या होता है? x इंटू 9/10, मतलब इतने परसेंट लोगों ने वोट डाले। हो गया क्वेश्चन। फिर ये जितने वोट डाले गए हैं, इसका 10% क्या है? इनवैलिड है। तो यानी कि इसका 90% क्या हो गया? वैलिड हो गया। तो इसका 90% का मतलब क्या होता है? 9/10। ये क्या आ गए? आपके वैलिड वोट आ गए। ये क्या आ गए? वैलिड। हर क्वेश्चन में आप क्या कर लिया करो, यहाँ तक आप क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो कि आपने वैलिड वोट निकाल लिए, निकल गए वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट को 2 हिस्सों में बांट दो।
कुछ वोट दे दो ए को, कुछ वोट दे दो बी को। ए को कितने मिले देखो, वैलिड वोट का 54%, तो आप कहोगे ए को अगर 54% मिला इनका, तो बी को ऑब्वियस है कितना मिला होगा, 46% मिला होगा। ए कितने परसेंट वोटों से जीत गया, 8% वोटों से जीत गया, और इस 8% की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 1620। लेकिन 8% जो ये है ना, ये टोटल वोट्स का 8% नहीं है, ये किसका है, इनवैलिड वोट्स का 8% है ना, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वैलिड वोट्स की। तो मुझे बताओ इस वैल्यू का 8% आपको 1620 दे रखा है, तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ये क्या है आपका x गुणा में 81 डिवाइड बाय 100, और इसका 8% का मतलब 8/100, ये 1620 है ना। ये किस पे कट गया, 20 पे कट गया, 4 पे काट दो, ये 4 पे कट गया है ना। तो क्या आ गया आपका देखो, x इज इक्वल टू ये 100 और 100 कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे 10,000, ये 5 और ये 2 नीचे आ जाएगा है ना। तो 50,000 को 2 से भाग करोगे कितना आ गया आपका, 25,000, और यही 25,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ बेसिक मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना, तो पेपर में आप क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर पाओगे। इधर उधर वाले मेथड यूज करोगे तो यहाँ बैठ के कर दोगे, पेपर में नया क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लैंग्वेज हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। मैं नहीं कहता इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, ये तो मैंने समझाया है आपको। हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो टोटल वोटर्स कितने x, 10% क्या है इसका, लोगों ने वोट नहीं डाले, मतलब 9/10 ने वोट डाले, इसका भी 9/10 क्या है अपना वैलिड है, इतने वैलिड वोट आ गए। इस वैलिड वोट का 54% अगर ए को मिला, तो आप क्या मन में नहीं सोच सकते तो 46% बी को मिला। अच्छा 54 और 46 का डिफरेंस कितना होता है, 8%, यानी कि इसका 8% जो है वो किसके इक्वल है, 1620। तो बताओ एग्जाम में तो आपको ये एक लाइन लिखनी है, और इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से काट दो, ये 20 और 8% का मतलब होता है 8/100, तो उधर आके क्या होएगा वो 100/8 होएगा, और ये 10 × 10 100 उधर आके मल्टीप्लाई होएंगे। बताओ ये कैलकुलेशन है, इससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आप कभी भी ये तो समझना ही मत कि मैं जितना लिखता हूँ आपको एग्जाम में उतना लिखना पड़ेगा, आपको तो 2 लाइनें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं तो आपको समझाता हूँ इसलिए पूरा लिख के बताता हूँ, अदरवाइज बहुत सी कैलकुलेशन तो हम क्या है अपने दिमाग में ही कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। ए गोट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, बस ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी होती है कि ए को जो 60% मिले हैं वो टोटल वोट्स का 60% है या वैलिड वोट्स का 60% है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको वैलिड वोट्स का 60%, एंड वन द इलेक्शन बाय 900 वोट्स, और 900 वोटों से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में इनवैलिड वोट्स का कोई चक्कर नहीं है, इनवैलिड वोट्स है ही नहीं, ठीक है। तो बस आप सीधा लिखो कि देखो 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब कितने ने वोट डाला। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, बिल्कुल सिंपल, x मान लो टोटल नंबर ऑफ वोटर, x क्या मान लो टोटल वोटर है, इनमें से 10% ने नहीं डाला, तो मतलब 90% ने डाला, यही आपके क्या हो गए, वैलिड वोट हो गए, क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड तो है ही नहीं। तो जितने ने वोट डाला वो सारे के सारे क्या है आपके वैलिड है, और इस वैलिड वोट का 60% किसको मिला है, ए को मिला कितना 60%, तो बी को कितना मिला बताओ 40%, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 20% का, और 20% यानी इस वैल्यू का 20% किसके इक्वल है बताओ 900 के। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 20% ऑफ x × 9/10 इक्वल टू 900। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये कट गया आपका 100 पे, और 10 उधर आके मल्टीप्लाई होगा 1000, और 20% 20/100 इधर आके क्या होगा 100/20, ये 5 पे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 5000, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए बहुत ही आसानी से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आप क्या निकाल लो, वैलिड वोट्स निकाल लिया करो, टोटल वोटर्स को x मान के वैलिड वोट्स निकाल लो, उन वैलिड वोट्स में से कुछ a को मिले कुछ b को मिले, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, और उस डिफरेंस को इसके इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। बस देखो इसमें क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन a एंड b 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, एंड 6300 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अभी तक जो हमने 1-2 क्वेश्चन किए हैं इनवैलिड वोट्स वाले, उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन था कि आपको 10% वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दे रखा इनवैलिड वोट, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी कि 6300 वोट क्या हो गए बच्चों इनवैलिड हो गए, ठीक है, हो गए कोई बात नहीं।
ए गोट 64 and 2/7% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। मैंने बताया था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि ए को जो वोट मिले हैं वो टोटल वोट्स के मिले हैं या वैलिड वोट्स के मिले हैं। फिर क्या क्वेश्चन में है, वैलिड वोट्स, यानी कि ए को जितने भी वैलिड वोट थे उसका 64 सहित 2/7% वोट मिले हैं और वो इलेक्शन जीत गया 5400 वोट से। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। आपको वही निकालना है कि टोटल कितने वोटर थे। सबसे पहले तो इस परसेंटेज के ऊपर काम करना आपको आना चाहिए, है ना। ये 64 and 2/7 को अगर बच्चा नॉर्मल मेथड से करेगा तो वो उसमें उलझ जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे को ये दिख रहा है ये 50% प्लस में 14 and 2/7 है ना। 50% होता है 1/2 और ये होता है 1/7। तो मेरे को पता लग गया, तो ये तो कितना है 9/14 है ना। मैंने इतनी आसानी से निकाल दिया कि ये और कुछ नहीं बल्कि कितना है, ये 9/14 है। मतलब कि जितने वैलिड वोट्स थे ना उसका 9/14 मिला है किसको, ए को, और बाकी 5/14 मिला है किसको, बी को। पहले क्या गिवन होता था आपको, 60 और 40 गिवन होता था। यहाँ पे आपको 9/14 और बी को कितना हो जाएगा, फिर 1 में से 9/14 घटाओगे 5/14। तो आप इससे क्यों डरते हो कि 60 और 40 से तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाते हो, और 64 and 2/7 जो फ्रैक्शन आ गई उसमें क्या है, आप क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो गए। ऐसा कभी भी मत सोचो, आपके लिए दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो वही मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वोटर क्या मानो आप, एक्स मानो, ठीक है। इसके 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला बताओ, 90% ने, यानी कि 9/10। इतने लोगों ने वोट डाला, इसमें से 6300 घटा दो, क्यों, ये क्या है आपके इनवैलिड है। तो बताओ ये जो चीज़ निकल गई ये क्या आ गई आपकी, वैलिड वोट्स आ गई क्या, बिल्कुल आगे वैलिड वोट्स है ना। अब इन वैलिड वोट्स का ए को कुछ हिस्सा मिल गया और बी को मिल गया। ए को कितना मिला 9/14, बी को कितना मिला 5/14। तो बताना दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 4/14 का, यानी इस वैल्यू का 4/14, यानी कि 4/14 ऑफ दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 9x/10 - 6300। और ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ये 5400 के, है ना। ये 5400 के इक्वल है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से। 2/7, 2 को इधर काट दो, है ना, 2700, और 9x/10 कितना हो जाएगा आपका, 2700 को 7 से तो मल्टीप्लाई कर देना और 6300 इसमें जोड़ देना। मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं कॉमन ले रहा हूँ। एक तो 100 कॉमन आ जाएगा, है ना, और एक 7 कॉमन आ जाएगा। 700 कॉमन ले लो तो ये आएगा आपका 27 और ये आपका आएगा 9। तो कितना आ गया 700 गुणा में। कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि अंधाधुन आप सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखो मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया। ये 4, ये कितना आ गया आपका 2800, और 2800 को 10 से गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28000। तो बच्चे को ये लगता है कि ऐसे करके कैलकुलेशन मुश्किल होती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। बस ट्रेडिशनल वे में कैलकुलेशन नहीं करते जाना कि पहले इसको 2700 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको जोड़ोगे, फिर 9/10 से मल्टीप्लाई करोगे। ये गलत तरीका है, ठीक है। आपको समझना आना चाहिए कि कुछ अगर पोर्शन कॉमन आता है तो उसको पहले कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके, ठीक है। तो मैंने टफ से टफ क्वेश्चन आपको करवा दिया कि जिसमें परसेंटेज की वैल्यू 60-40 ना देने के बजाय आपको ऐसी वैल्यू दे दी जाए, तब भी हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि परसेंटेज अगर थोड़ी मुश्किल आ गई तो हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चन का हमारा कंसेप्ट जब क्लियर है तो कुछ भी आ जाए हम सोल्व करेंगे उसको। ये देखो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो क्या किए हमने, कि जैसे 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, है ना, ये डिड नॉट कास्ट। अब मैं एक अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ जो आज तक आपने कभी सीखा ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ, कभी भी आपने ना तो यूट्यूब पे इस कंसेप्ट को देखा होगा, ना किसी बुक के अंदर। बुक की तो बात ही छोड़ दो, बुक तो आपको कभी कुछ सिखा ही नहीं सकती, ये समझ के चलना आप, है ना। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बुक सिर्फ आप यूज़ करना हमेशा प्रैक्टिस के लिए। अब मैं एक आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊँगा जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन एक ही लाइन के अंदर सोल्व हो जाएंगे। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और मान लो 20% वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ये 20% क्या है, ये 20% भी हो सकते हैं, ये 700 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा कि 700 वोट इनवैलिड हो गए या 20% इनवैलिड हो गए, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि डिड नॉट कास्ट, इनवैलिड, ठीक है। अब हम टोटल वोट्स की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब टोटल वोट्स की बात कर रहे हैं, टोटल वोट्स की, ये बात है। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, अब इसमें ये होगा जो भी वोट टोटल है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए को मिला उसका 40%। क्या क्वेश्चन में गिवन होगा कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 700 वोट क्या हो गए आपके, इनवैलिड हो गए। 700 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ए गोट, आपको क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, ए गोट
40% ऑफ टोटल वोट्स। मैंने अभी आपको बताया था ना पिछले 2 क्वेश्चन में कि वो लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ए को जो 40% वोट मिले हैं वो टोटल वोट का 40% है या वैलिड वोट का 40% है। तो अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो वैलिड वोट वाले करवाए हैं, तो वैलिड वोट वाले आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ, जब क्वेश्चन में लिखा है कि ए को टोटल वोट्स का 40% मिले तो आप कैसे करोगे। देखो ये भी टोटल वोट्स का है, ये भी टोटल वोट्स का 700 है ना। ए को टोटल वोट्स का 40% मिला और कहता है ए 1200 वोट से इलेक्शन जीत गया, ए 1200 वोट से क्या है इलेक्शन जीत गया। तो मुझे सिंपल सी बात बता दो आप, ए को अगर 40% वोट मिले हैं और ये 1200 से वोटों से जीता है तो क्या बी को 40% से 1200 कम नहीं मिले होंगे। सिंपल सी बात है, इसको 40% मिले हैं और तो बी को क्या मिले होंगे 40% से 1200 कम मिले होंगे, तभी तो हम कहेंगे कि बी 1200 वोटों से हारा है या फिर ए 1200 वोटों से जीता है, ठीक है। ये तो कहानी समझ आ गई। अब आप एक बात बताओ, जो टोटल वोट्स होते हैं, जो भी टोटल वोट्स होते हैं उसमें क्या आगे जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला वो भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। जो वोट्स इनवैलिड थे वो भी आप कहोगे इसी लिस्ट का हिस्सा है। भाई जिन लोगों ने वोट नहीं डाले वो भी इस टोटल 100% वोटर्स का हिस्सा है। जिन्होंने वोट डाले और इनवैलिड हो गए वो भी इन्हीं 100% लोगों में से है, ठीक है। जो वोट ए को मिले वो भी इन्हीं लोगों में से है, जो लोग वोट बी को मिले वो भी इन्हीं लोगों का हिस्सा है। तो मुझे बताओ ये टोटल 100% जो है वो इन सब के इक्वल नहीं होगा क्या, क्योंकि टोटल वोटर्स में तो ये सारी चीज़ें निकल के आई है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले, कुछ वोट्स इनवैलिड हो गए और टोटल वोट्स का कुछ हिस्सा ए को मिल गया, कुछ बी को मिल गया, तो सारा का सारा मिला के 100% ही तो बनेगा ना। 100% से तो ना कम बनेगा और ना ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके ही तो क्या बनाती है, टोटल वोटिंग लिस्ट बनाती है ना। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखना इस एक लाइन का यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला एंड 55 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। और जिन्होंने वोट डाला उसमें से 55 वोट क्या हो गए आपके इनवैलिड हो गए। ए गोट, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, ए गोट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। यहाँ पे ये लाइन जरूरी है, अगर यहाँ लिखा होता कि टोटल वैलिड वोट्स का 48% ए को मिला तब तो ये क्वेश्चन है पहले जैसा जो हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिख रखा। यहाँ कहता है ए को 48% मिला है, लेकिन किसका, टोटल वोट्स का, है ना, टोटल वोट्स का 48% एंड 1/373 वोट, और वो 373 वोट से जीत गया। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। तो मुझे बताओ जो टोटल वोटर्स 100% होते हैं, टोटल वोटर्स क्या होते हैं 100% होते हैं, उनमें कौन कौन आ गए। जिन्होंने 10% वोट नहीं डाला वो भी इसका हिस्सा, परसेंट है तो परसेंट लगाना है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 55 वोट जो इनवैलिड है वो भी इन्हीं 100% का हिस्सा है, मतलब वो भी 100% का ही एक टुकड़ा है, ठीक है। ए को जो 48% वोट मिले हैं वो भी इसी 100% का हिस्सा है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल वोट्स का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना, 48%। अच्छा, ए को 48% वोट मिले और वो 373 वोट से जीत गया, तो मुझे आप बताओगे कि बी को कितने वोट मिले होंगे। 48% से 373 कम मिले होंगे, यही तो बात है बस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ कितना मुश्किल है। बहुत आसान काम है। क्या हो गया देखो, 48 और 48 96, 96 और 10 106, 106%। 55 में से 373 गए, माइनस के 318, तो इसको इधर लेके आओ तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 318, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 53, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5300। इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, है ना, जो सभी बच्चे यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता इंटेलिजेंट बच्चे तो अपना और मेथड खोज लेंगे, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट भी है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। मैंने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन को तो मैंने सिर्फ यहाँ एक लाइन में ही सोल्व कर दिया था, है ना। उसके बाद तो क्या है, 1-2 लाइन की बस सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस, और कैलकुलेशन भी कुछ नहीं कह सकते। तो आप क्या करोगे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला वो भी 100% का हिस्सा, जो 55 वोट इनवैलिड हुए वो भी 100% का हिस्सा, जो टोटल वोट्स का 48% ए को मिला वो भी इसी 100% का हिस्सा। अब ए जीता है तो बी को इससे 373 वोट कम मिले होंगे। ए को अगर 48% मिले हैं तो बी को 48% माइनस 373 मिले होंगे। अब आप इस इक्वेशन से अगर 100% की वैल्यू आप निकाल पाते हो तो आप पास हो, नहीं निकाल पाते तो यानी कि आपका मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। 100% की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या कहता है, सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिया है, ये 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 25 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। यहाँ के बाद इंपॉर्टेंट होती है लाइन, ए गोट 46% ऑफ द टोटल वोट्स।
ए को 46 मिला है, लेकिन किसका, टोटल वोट्स का, और वो 225 वोट से जीत गया। तो बताओ टोटल वोटर्स कितने हैं। सेम क्वेश्चन आ गया। 100%, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, वो भी इसी का हिस्सा है। 25 वोट जो इनवैलिड हुए वो भी इसी का हिस्सा है। ए को 46 मिले, 46%, वो भी इसी का हिस्सा है। तो बी को कितने मिले होंगे, 46% से 225 वोट कम मिले होंगे, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो। देखो 46 दूनी 92, 92 में 10 जोड़ोगे 102, परसेंट वाले को अलग जोड़ दो, ठीक है। अच्छा 25 में से 225 घटाओगे माइनस के 200, आप सोल्व करोगे तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 200, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10,000। 10,000 ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अब देखो क्या कहता है, इसमें है 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, देयर वोट्स, एंड 5% ऑफ द कास्टेड वोट्स, ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। पिछले दोनों क्वेश्चन में इनवैलिड वोट्स की संख्या दे रखी थी आपको, है ना, एक में 55 और एक में कितनी आपको दे रखी थी, 25, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5% जो है ना वो टोटल वोट्स का नहीं है, वो जो वोट डले हैं उसका 5% क्या हुआ है बच्चों, इनवैलिड हुआ है, ठीक है। समझ गए इतनी बात मेरी। फिर कहता है ए गोट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यहाँ पे देखो टोटल वैलिड वोट्स है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो हमने 1 से लेके 7 तक किए हैं, ठीक है। 8वें और 9वें क्वेश्चन को भूल जाओ, वो टोटल वोट्स के ऊपर बेस्ड था, ये टोटल वैलिड वोट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंड 1/7600 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके। टोटल वोट्स को क्या मान लो आप, x, उसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 80% ने डाला, और 80% का मतलब क्या होता है, 8/10, 8/10 ने वोट डाल दिया। इसमें से भी 5% वोट क्या हो गए, इनवैलिड। तो मुझे बताओ 95% वोट क्या हो गए, वैलिड हो गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ निकल के आई है, ये क्या निकल के आई है, वैलिड वोट निकल के आई है। इस वैलिड वोट के 2 हिस्से कर दो, कुछ ए को मिल गए, कुछ बी को। ए को कितना मिला, 75%, बी को कितना मिला, 25%, दोनों में डिफरेंस कितने का, 50% का। 50% ही किसके इक्वल है, 7600, लेकिन 50% किसका, इन वैलिड वोट्स का 50% है ना। तो 50% ऑफ किसका, 50% x इंटू 8/10 इंटू 95/100 और इक्वल टू कितना है आपका, 7600। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकालना किस किस को मुश्किल लगता है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, ये 2 4 पे कट गया, 19 पे काटोगे 19 5 बार कट जाएगा, और ये 4, 5 चौके 20, और ये 20 पे कट गया, है ना। x कितना आ गया बताओ, यहाँ से 20, और ये 1000 वहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया आपका, 20,000, और 20,000 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं 7 क्वेश्चन पहले आपको करवा चुका हूँ, एज इट इज वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करवाता हूँ आपको। देखो इसमें कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए बी सी, यहाँ पे 3 कैंडिडेट आ गए, ए बी सी, ए गेट्स 50% मोर वोट्स देन बी। ए को बी से 50% वोट क्या है, ज़्यादा मिले हैं, ए को बी से 50% वोट ज़्यादा मिले हैं, एंड आल्सो ए बीट्स सी बाय 18,000 वोट्स, और ए ने सी को भी 18,000 वोट से हरा दिया। इसका मतलब ए को बी से तो 50% वोट ज़्यादा मिले हैं, और सी से 18,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। अभी तक की लाइन का ये मीनिंग है, ठीक है। बी गेट्स, बी को मिलते हैं क्या, 5% ऑफ द कास्टेड वोट्स मोर देन सी, मतलब कि बी को सी से कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिलते हैं, 5%। किसका 5%, जितने वोट डाले गए हैं उसका 5%। यानी कि मैं कहूँ अगर बी को x वोट मिलते हैं और सी को y वोट मिलते हैं, तो बी के वोट में से सी के वोट का जो घटा के जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 5% ऑफ दी टोटल कास्टेड वोट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया है इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कि बी को ज़्यादा मिले हैं, तो बी और सी के जो वोट्स का डिफरेंस है वो कितना है, 5% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट। ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट इफ़ 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो बताओ वोटिंग लिस्ट में कितने बंदे हैं, आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन औरों से थोड़ा सा क्या है, अलग है। इसको समझने के लिए थोड़ा अलग दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखो ए बी सी 3 कैंडिडेट है ना। पहली लाइन क्या कहती है, ए को बी से 50% ज़्यादा मिले हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बी को मान लेता हूँ कि बी वोट मिले हैं, है ना। आप एक्स मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मान लेता हूँ बी को कितने वोट मिले हैं, बी मिले हैं। तो मुझे बताओ ए को कितने मिलेंगे, इससे 50% ज़्यादा। 50% ज़्यादा मतलब 150% मिलेंगे, ठीक है। तो 150% यानी कि
1/1.5 भी, ये तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। इसको अगर 1 वोट मिला है तो इसको 1.5 वोट मिला है, तभी तो कहते हैं 50% ज़्यादा मिला है। अच्छा, अब सी के निकालो। सी को ए से 18,000 वोट कम मिले होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सी को कितने मिल गए, 1.5 भी माइनस में 18,000। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। तो मुझे बताओ टोटल कास्टेड वोट कितने हो गए। टोटल कास्टेड वोट तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे 1.5 और 1.5 3 और 1 4 भी माइनस में 18,000, यानी कि टोटल इतने वोट डाले गए हैं। तो इस लाइन का मतलब सबको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि बी की वैल्यू कहाँ से निकालें। उस बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि बी को सी से फालतू वोट मिले हैं कितने, 5% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट। और टोटल कास्टेड वोट कौन से हैं, ये वाले। यानी कि आप बी में से सी का हिस्सा अगर घटा दो तो वो किसके इक्वल आएगा, 5% ऑफ कास्टेड वोट। कास्टेड वोट कितने, ये वाले 4b माइनस के 18,000, यानी 5% का मतलब क्या होता है 1/20 और 4b माइनस के 18,000। बस यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लो और आपका क्वेश्चन खत्म। b माइनस सी, देखो b को कितने वोट मिले, b को तो b मिले, है ना। सी की वैल्यू कितनी है, 1.5b माइनस में कितने 18,000, और ये किसके इक्वल है आपके 1/20 इंटू में मैं सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18,000 प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, b/2 हो जाएगा। इसको 20 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 3,60,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10b, और इधर कितना आएगा आपका 4b और माइनस के 18,000। तो -18 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये -10 उधर आके प्लस हो जाएगा। तो बताओ 14b की वैल्यू कितनी आ गई, 360, और ये 378 आ गई, ये 378 आ गई। आप b की वैल्यू निकालो, 14 पे काटोगे 14 दूनी 28, और 14 पे काटोगे 9, 14 7 98। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 27,000। आपको क्या निकालने थे, टोटल वोटर्स निकालने थे। अब ये जो इसके अंदर आप b की वैल्यू पुट कर दो 27,000। मुझे बताओ यहाँ पे b की वैल्यू 27,000 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90,000 आ गया। लेकिन 90,000 आपका आंसर नहीं है क्वेश्चन का। 90,000 तो क्या है, टोटल कास्टेड वोट है, और कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था, 10% ने। तो यानी कि जो ये 90,000 है ना, ये 90% की वैल्यू है। समझ गए क्यों, क्योंकि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 90% ने डाला। तो 90% की वैल्यू 90,000। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी, 100,000, और 100,000 को क्या बोलते हैं, 1 लाख ही तो बोलते हैं ना। 1 लाख क्या है, टोटल वोटर है। इससे बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है कि कुछ भी आप उल्टा सुल्टा मत सोचो, इसमें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक से चलो, 5-6 लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट है वो इसको 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना देगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आसानी से आपका बेसिक मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, और जो इलेक्शन के ऊपर जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप 30, 40 या 50 सेकंड में सोल्व कर पा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इजी क्वेश्चन तो आप 15-15, 20-20 सेकंड में सोल्व कर दोगे। अब ये देखो क्या कहता है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, बाकी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अब आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो खुद से। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 75% ऑफ दी वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी कि सिर्फ 75% लोगों ने अपना वोट डाला है, 25% ने वोट नहीं डाला। आउट ऑफ विच 2% ऑफ दी वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, उसमें से 2% क्या हो गए इनवैलिड। तो मतलब 98% क्या हो गए वोट वैलिड। ए कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। ए को 9261 वोट मिले, ए को कितने वोट मिले 9261, और वो क्या है, टोटल वैलिड वोट का 75% है, ठीक है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है कि टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग एनरोल है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं कहता हूँ आप उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। जब भी ये वैलिड वोट की बात हो ना, आप एक्स मान के क्वेश्चन को सोल्व कर दो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसका 75% लोगों ने वोट डाला, और 75% का मतलब मेरे को पता है कितना होता है, 3/4 होता है, ठीक है। इतने लोगों ने वोट डाला, उसका सिर्फ 98% क्या है, वैलिड है। तो 98% को ऐसे ही लिखते हैं। ये क्या आगे बताओ मेरे को, ये आगे आपके वैलिड वोट्स आगे, है ना। ये क्या आगे, वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट का 2 हिस्से कर दो, एक ए को दे दो और एक बी को दे दो, है ना। ए को कितना मिला, 75% मिला वैलिड वोट का। ए को कितना मिला, 75%। देखो पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या गिवन होता था, ए को 75% मिला और वो इतने वोटों से जीत गया। लेकिन अब की बार कहता है ए को 9261 मिले हैं, तो अब की बार बी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 75% ही क्या है, 9261। लेकिन 75% किसका, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। किसका 3/4, इस लिस्ट का ना। तो ये x इंटू 3/4 इंटू 98/100, इसका भी 3/4 किसके इक्वल है, 9261 के। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, ये 9 को 10 बार काटोगे 2, और 9 को 18, और ये 81 है ना। 49 पे काट दो,
49 दूनी 98 और 49 एकम 49, ये 2 पे कट जाएगा। तो x बाय 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 821। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 गुणा में 800, 16,800। इससे आसान मेथड कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बेसिक तरीके पे जाओ, मैं कहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन ए विलेज 60% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन। मतलब कि कोई इलेक्शन हुआ, गांव में पंचायत का इलेक्शन हुआ, उसमें से 60% लोगों ने ही अपने वोट डाले, मतलब 40% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी वर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे। ए वन द इलेक्शन बाय 600 वोट्स। ए 600 वोटों से इलेक्शन जीत गया। अब इसमें कंडीशन देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये कहता है हैड बी रिसीव्ड 40% मोर वोट्स। अगर बी को 40% वोट ज़्यादा मिले होते, द रिजल्ट वुड हैव बीन ए टाई। रिजल्ट क्या होता है, टाई हो जाता है। टाई का मतलब जितने वोट ए को मिले उतने ही वोट्स बी को मिले। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी रजिस्टर्ड वोटर्स वर देयर इन द विलेज, यानी कि आपको वही वोटिंग लिस्ट निकालनी है ना, कि पूरी वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने बंदे थे, टोटल कितने मेंबर्स थे, वो निकालने हैं। तो इस लाइन से हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगर बी को 40% वोट ज़्यादा मिले होते तो मैच टाई हो जाता, इलेक्शन टाई होता। मतलब जितने वोट ए को मिले उतने ही बी को। 40% का मतलब क्या होता है बताओ, 2/5 होता है। यानी कि हम बी की बात करें, अगर बी को पहले 5 वोट मिले, अगर अब कितने मिल जाते, 7 मिल जाते, क्योंकि 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है ना, तो उसको 40% ज़्यादा मिले होते, मतलब 5 की बजाय उसको कितने मिले होते, 7 मिले होते। आप कहते हो मैच टाई हो जाता, तो मैच टाई होता तो इसका मतलब क्या है, ए को भी कितने मिलते, 7 मिलते। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो टाई होने का मतलब है अगर बी को आप 7 दे रहे हो तो ए को भी कितने देने पड़ेंगे, 7। तो इससे एक बात कन्फर्म है कि टोटल वोट्स कितने हो गए, मेरे को बताओ। टोटल वोट्स 7 + 7 14 हो गए ना, क्योंकि ए को भी 7 मिले और बी को भी 7 मिले, तो टोटल वोट्स कितने हो गए, 14। लेकिन वास्तविक कंडीशन क्या है, बी को 7 नहीं है बल्कि कितने मिले हैं, 5। ये तो सिर्फ सोची गई है, कल्पना की गई है कि 40% ज़्यादा मिले होते तो, मिले थोड़े ही है। ठीक है, टोटल वोट्स 14 है, उसमें से बी को अगर 5 मिले हैं तो मुझे बताओ इसको 14 - 5 9 नहीं मिले क्या, बिल्कुल मिले इसको 9। ठीक है, इसको क्या मिले हैं, 9 मिले हैं, और बी को कितने मिले हैं, 5 मिले हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया बताओ, 4 रेशो का। और ये 4 रेशो किसके इक्वल है क्वेश्चन में, 600। एक रेशो कितना आ गया बताओ, 150। और टोटल वोट्स कितने थे, 14 रेशो है ना। तो 14 रेशो की वैल्यू निकालो, 14 × 150 यानी 2100। 2100 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि 2100 ही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बात सोचो, ये जो 2100 आया है, ये क्या आया है, ये जिन लोगों ने वोट डाले हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ बी को 7 वोट मिले, तो जो लोग वोट डालेंगे उन्हीं में से तो 7 वोट इसको मिलेंगे ना। लेकिन आप कहोगे सर वोट तो सिर्फ 60% लोगों ने डाला है, इसका मतलब जो ये 2100 आंसर आया है ना आपका, ये क्या आया है, 60% की वैल्यू है। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो 90,000 आपका आंसर आया था वो 90% की वैल्यू थी। क्यों, क्योंकि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला था। तो यहाँ पर 60% लोगों ने वोट डाला, तो 60% की वैल्यू 2100। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500। ये 3500 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करके इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। वन गोट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, है ना, एंड 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। जितने भी वोट डले थे उसका 15% क्या था, इनवैलिड था। ठीक है, इफ़ द टोटल वोट्स आर 6600, टोटल वोट कितने, 6600। हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट। अदर पर्सन का मतलब जैसे मान लो ए और बी 2 पर्सन हैं, उनमें से एक ने कितने लिए, 70%, तो बाकी ने कितने लिए होंगे, 30%। लेकिन ये 70 और 30 किसके हैं, टोटल वैलिड वोट्स का है ये, है ना, ये टोटल वोट्स का नहीं है, किसका है, ये वैलिड वोट्स का। ये क्या है, वैलिड वोट्स का। तो आपको ये निकालना है कि बी को कितने वोट मिले, क्योंकि अदर पर्सन, तो यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है, 70 वाले के बारे में, तो हमें निकालना किसके बारे में है, 30 वाले के बारे में। तो मुझे बताओ टोटल वोट्स कितने थे, 6600। टोटल वोट्स कितने, 6600। इनमें से 15% क्या है, इनवैलिड। तो बताओ 85% इसका क्या हो गया, वैलिड हो गया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। टोटल वोट्स का 85% वैलिड है, और वैलिड वोट का इसको कितना मिला है बताओ, 30%। यही तो आपसे पूछा गया है कि बी को वैलिड वोट्स का कितना मिला है। मैं कहता हूँ ये क्या है, वैलिड वोट्स है, और बी को तो इसका कितना मिला है, 30%। तो बस आंसर आ गया। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 पे काट दो, ये 17 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, ये यहाँ से 33 पे कट जाएगा। 33
गुणा में 17 तो ये कितने होते हैं 51। तो 33 को आप क्या करो 51 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 33 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा ना, 165। तो 3 और ये कितना आ गया 8 और ये 16, 1683 ये इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। बस आपको क्या निकालना था, वैलिड वोट निकालने हैं और वैलिड वोट का 70% ए को मिला। अगर ए का पूछा होता तो 70% निकाल दो, बी का पूछा है तो क्या निकाल दो 30% निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही। इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स कुड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 80% लोगों ने वोट डाला। आउट ऑफ टोटल कास्ट वोट, मतलब जितने वोट डाले गए उसमें से 3200 क्या हो गए इनवैलिड हो गए। ठीक है, 3200 क्या हो गए इनवैलिड। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ये लाइन मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। जितने वोट वैलिड है उसका 70% किसको मिला, ए को, बाकी किसको मिला, बी को। एंड ए विंस द इलेक्शन बाय 14,720 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको। टोटल वोट्स क्या मानते थे हम, x, उसका 80% ही क्या है, 80% लोगों ने क्या डाला है, वोट डाला है, और उसमें से भी 3200 वोट क्या हो गए आपके इनवैलिड। तो 3200 इसमें से माइनस करो, ये क्या आ गए मेरे को बताओ, वैलिड वोट आ गए है ना, ये क्या आ गए वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कुछ हिस्सा ए को मिला, कुछ बी को। ए को कितना मिला 70%, इसको कितना मिला 30%, अंतर कितना 40% का, और ये 40% क्वेश्चन में कितना है 14,720। ये 40% किसका, 40% ऑफ दिस वैलिड वोट्स है ना। तो 80/x यानी कि 8x/10 और माइनस के 3200, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ इसको सोल्व करके x की वैल्यू तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, वो आप इजीली निकाल लेना। ठीक है, इसमें देखो क्या कहता है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 180 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। ये वही क्वेश्चन है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये मैंने जो 2 क्वेश्चन बीच में आपको करवाए थे, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, वो दोबारा देखना, ये वही क्वेश्चन है। द विनिंग कैंडिडेट गोट 48% ऑफ द टोटल वोट्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसको 48% मिला है, लेकिन किसका, टोटल वोट्स का, वैलिड वोट का नहीं, टोटल वोट्स का। ठीक है, एंड वन बाय 780 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल। आपको 100% निकालना है। ठीक है, तो मुझे बताओ जो भी 100% वोटर्स है उनमें से 10% ने वोट नहीं डाले, वो भी इसी का हिस्सा है। 180 वोट जो इनवैलिड है वो भी इसी का हिस्सा है। ए को मिले 48%, वो भी इसी का हिस्सा है। और ए जीता है 780 वोट से, तो मुझे बताओ बी को फिर 48 से 780 क्या मिले होंगे, कम मिले होंगे। बस आंसर आ गया आपका। ये कितना हो गया 48 और 48 96, और ये 106, 106%। 180 में से 780 घटाओगे तो माइनस के 600, तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 600। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो लगानी है, 6 के आगे 2 जीरो, तो 100 के आगे 2 जीरो लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10,000, और 10,000 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं ऐसे पहले करवा चुका हूँ, जिसमें विनिंग कैंडिडेट को 48% मिलता है, वैलिड वोट का नहीं, टोटल वोट का। जब भी टोटल वोट की बात आएगी ना, तो आप ये एक लाइन बना देना बस, इसके बाद 2 लाइनों में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या कहता है, इसमें है देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। पहले हमें गिवन होता था कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, लेकिन अब की बार कहता है 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। एब्सोल्यूट नंबर दे रखा है, कोई बात नहीं है। 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स आर वैलिड, और जितने वोट डाले गए हैं उसका 75% ही क्या है, वैलिड है। 75% का मतलब 3/4, यानी कि 1/4 क्या है उसका इनवैलिड है। विनिंग कैंडिडेट 1/2250 वोट्स एंड लूजिंग कैंडिडेट्स गोट 18%, लूजिंग कैंडिडेट को 18% मिला, किसका, टोटल वोट का। बस ये बात याद रखनी है आपको कि लूजिंग कैंडिडेट को 18% मिला है, वैलिड वोट का नहीं। अगर ये क्वेश्चन होता वैलिड वोट का तो क्वेश्चन हो जाता बिल्कुल आसान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैलिड वोट की बात नहीं है, ये किसकी बात है, टोटल वोट्स की बात है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया ना, इससे पहले वाला, और ये 8वां और 9वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, ये उसी की सीरीज़ का 4था क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसने क्रिएट कर दिया ताकि बच्चा वहाँ पे गलती करे। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है, देखो मैं कहता हूँ टोटल वोटर्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। टोटल वोटर्स कितने होते हैं, 100%। जिन लोगों ने वोट नहीं डाला वो भी किसका हिस्सा है, इन 100% का हिस्सा है। 75% वोट क्या है आपके, वैलिड है, लेकिन हम क्या करेंगे, इनवैलिड निकालेंगे, है ना। इनवैलिड कितने, 25%। 25% जो वोट इनवैलिड है वो भी तो इन्हीं 100% का हिस्सा है ना। लेकिन यहाँ पे बस एक बात है कि इनवैलिड वोट किसका निकालेंगे हम, जो वोट डाले गए हैं उसका या फिर टोटल का। तो आप कहोगे टोटल का, क्यों, क्योंकि
जो वोट एनरोल वोट जो डाले गए हैं ना, वोट्स पोल्ड का, क्योंकि जो वोट डाले जाएंगे उन्हीं का तो हम इनवैलिड निकालेंगे ना। तो 25% जो इनवैलिड वोट है वो टोटल वोट्स का 25% नहीं है, बल्कि जितने वोट डाले गए हैं उसका 25% इनवैलिड है। तो मैं क्या करता था, मैं जिन लोगों ने वोट नहीं डाले मैं उसको लेता था सबसे पहले, है ना। वो जो एक सिंगल लाइन मैंने बनानी सिखाई आपको, उसमें क्या होता था, जिन लोगों ने वोट नहीं डाले प्लस में जो वोट इनवैलिड है, प्लस में जो वोट ए को मिले, प्लस जो वोट बी को मिले, यही तो होता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ए जीत गया कितने 2250 वोटों से, और बी को कितना मिला है 18% मिला है टोटल वोट्स का। तो बी को तो मिला कितना 18%, ए को कितना मिलेगा मुझे बताओ 18% प्लस में 2250, क्योंकि ए जीता है। बस बात यहाँ पे है कि ये इनवैलिड वोट्स कितने परसेंट होंगे, मेरे को बस ये बता दो, ठीक है। आप कहोगे इनवैलिड वोट है तो 25%, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन 25% टोटल वोट का अगर होता ना तो मैं यहाँ पे 25% लिख देता, लेकिन अब नहीं लिख सकता। 25% में लिखूंगा किसका, टोटल वोट्स कास्टेड। टोटल वोट्स कास्टेड का मतलब 100% टोटल थे, जिनमें से 10,000 लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं ना, तो इतने वोट्स इनवैलिड है। तो कितना हो गया ये 25%, और माइनस में 25% 10,000 का कितना होता है 2500। तो मैं इसकी जगह कितना लिखूंगा, बस 25% माइनस में 2500। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो 25% आप निकालोगे वो टोटल वोट्स का 25% नहीं, बल्कि किसका, जो वोट डाले गए हैं। और डाले कितने गए हैं, 100% में से 10,000 घटा दो, इतने वोट डाले गए हैं, इसका 25% क्या है इनवैलिड है। तो इतने वोट्स क्या है इनवैलिड। बस अब क्वेश्चन खत्म। तो देखो 100% किसके इक्वल आ गया बताओ, जिन लोगों ने वोट नहीं डाले वो जो इनवैलिड वोट है, यानी कि 25% माइनस 2500, और बी को कितने मिले 18%, और ए को कितने मिले 18% प्लस में 2250। अब तो क्वेश्चन खत्म, 100% की वैल्यू निकाल लो। क्या आ गया देखो, ये कितना आया आपका 25%, और 18 और 18 36, 61%, और 61 को इधर ले आना तो कितने बच जाएंगे आपके 39% बच जाएंगे, और इधर कितना बच गया 10,000 ये, और 2250 ये बच गया, है ना। तो ये आ गया आपका 12,250। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 12,250 को 39 से भाग करके और 100 से क्या कर देना 13 पे काट दो इसको, 13 8 104, 13 9 117, और कितने बच गए आपके 5। इसमें कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है ना, हम ये 2500 छोड़ गए, हम इस 2500 को भूल गए। इस 2500 को क्या करना है अपने को माइनस करना है। तो 250 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9750 आएगा, है ना। ये क्या आएगा आपका 9750, 40 से डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 13 से काटोगे, 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, ये आएगा आपका 250। कितना आ जाएगा आपका 25,000, है ना। ये आपका आ जाएगा 25,000। तो मैं उसी एक लाइन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया है। बस यहाँ पे क्या फ़र्क है, जो इनवैलिड वोट्स आप निकालोगे ना वो सीधा 25% अगर आपने लिख दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि इनवैलिड वोट 25% है नो डाउट, लेकिन किसका टोटल कास्टेड वोट्स का है ये, है ना। और कास्टेड वोट आप कहोगे कितने हैं, 100% में से 10,000 ने तो वोट डाले नहीं ना, इतने लोगों ने वोट डाले, इसका 25% अगर आपको निकालना आता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला ही जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये देखो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट बहुत अच्छे से करवा दिए आज, है ना। एक आपको पासिंग मार्क्स वाला, एक इलेक्शन वाला, एक इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला। और ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस्ड टू वोट फॉर मुलायम सिंह, यानी कि एक मान लो गाँव है, कोई भी विलेज है, और उसमें 2 कैंडिडेट है विलेज के अंदर, एक मुलायम सिंह है और एक कौन है मायावती है। एक मुलायम सिंह है और एक मायावती है। दोनों हर बंदे के घर घर जाते हैं। तो क्या किया 2/5 का मतलब क्या होता है, सबको पता है 40% होता है ना। तो 40% लोगों ने कहा कि हम मुलायम सिंह को वोट देंगे। मुलायम सिंह को कितने वोट देंगे 40% लोग, तो बाकी 60% ने कहा हम वोट देंगे किसको, मायावती को। लेकिन सब लोग जो प्रॉमिस करते हैं, ज़रूरी तो नहीं ना कि इलेक्शन वाले दिन भी उसी को वोट दें। ऐसा ही इस क्वेश्चन में है, ऑन द इलेक्शन डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर मुलायम सिंह, यानी कि 15% लोग जिन्होंने मुलायम सिंह को वोट देने का वादा किया था वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने वोट किसको डाल दिया, मायावती को डाल दिया। ऐसे ही 25% ऑफ दी वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर मायावती, जिन्होंने पहले मायावती को वोट देने का प्रोमिस किया था उसमें से 25% लोग मुकर गए और उन्होंने किसको वोट दे दिया, मुलायम सिंह को। और फिर भी ऐसा करने के बावजूद भी मायावती जीत गई 600 वोट से। तो बताओ टोटल कितने वोटर्स थे, टोटल कितने वोटर्स थे। मैं इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, परसेंटेज से भी सोल्व कर देता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू से भी, ठीक है। 40% और 60% है। मुझे बताओ मुलायम सिंह वाले कितने वोटर्स मुकरे, 15%। 40% का 15% कितना होता है मेरे को बताओ, 6%।
तो 6% यहाँ तो इसको नहीं मिले और ये 6% कहाँ चले गए, इसके हिस्से में चले गए। समझ गए इतना। अब क्या हुआ देखो, अब 25% इस वाले, तो इसको 60% लोगों ने वादा किया था, 60 का 25% कितना होता है 15 यहाँ से मुकर के और इसको मिल गए, है ना। तो बस क्वेश्चन देखो खत्म नहीं हो गया क्या। ये कितने हो गए 49% हो गए और ये कितने हो गए आपके, तीनों को प्लस माइनस करोगे 51%। तो मायावती को 2% वोट ज़्यादा मिले और 2% किसके है इक्वल 600, 1% कितना हो गया 300, तो 100% कितना हो गया 30,000, 100% कितना हो गया 30,000 और क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, या आप इसको परसेंटेज में नहीं मान सकते तो एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो, मुलायम सिंह और मायावती ऐसे मान लो इसको। 2/5 का मतलब मैं मान लेता हूँ टोटल कितने वोटर है, 500 वोटर है। ठीक है, 500 वोटर है, मैं 500 इसलिए मान रहा हूँ कि परसेंटेज मेरे को आसान हो जाए निकालना। बाकी चाहे 5 वोट मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 15 मान लो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2/5 का मतलब उन्होंने मुलायम सिंह को देने का वादा किया था, मैं कहता हूँ 200 मुलायम सिंह को देने का वादा किया, तो मायावती को कितना 300, मैंने टोटल वोट्स कितने मान लिए 500 मान लिए। ठीक है, मैंने मानना है ये टोटल वोट्स कितने हैं 500 लेट किया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इन 200 में से 15% लोग मुकर गए, मतलब 30 यहाँ से मुकर के यहाँ चले गए और इसके 25% यानी 75 यहाँ से मुकर के यहाँ चले गए, तो इसके 45 बढ़ गए 245 और इसके 45 घट गए 255। तो बताओ इनमें कितने वोट का डिफरेंस आ गया 10 का। 10 वोट्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 600, एक की वैल्यू कितनी 60, आपने कितने माने थे बताओ 500, तो 500 की वैल्यू कितनी 30,000 आ गई क्या, वही 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को चाहे परसेंटेज से सोल्व कर लो, चाहे आप एब्सोल्यूट वैल्यू मान के सोल्व कर लो, उससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने 3 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिए। इन 3 कंसेप्ट के ऊपर आप, मैं कहता हूँ किसी भी बुक से अब आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे वो सेल्समैन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एक जो दुकानदार है अपने सेल्समैन को कमीशन देता है और कुछ जो है ना हिस्सा आपको कमीशन के रूप में देता है, कुछ फिक्स्ड सैलरी देता है, या फिर हमारे इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है, और काफ़ी टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी है। मैं सारे टाइप बना बना के आपको करवाऊंगा और एक टाइप पे बनने वाले सभी तरह की वेरिएशंस में लूँगा क्वेश्चंस की। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।